Hello friends. Friends, in this lecture we are going to revise your topic number 7, that is the pricing decision. Very important from exam point of view. Friends, एक अटेम्प्ट ऐसा था जहां पे ऑलमोस्ट 30 to 40 मार्क्स के क्वेश्चन ये एक सिंगल टॉपिक से पूछा गया था. So it's very important from exam point of view. With very less effort you can earn that 10 to 20 marks from this topic, right? Predominantly this topic is a theoretical topic. काफी सारे theory concept ये topic में है. But yes, there are some practical concept also we are going to discuss later. जिसमें सर दो ही practical concept है. First practical concept is profit maximization model and second practical concept is, friends, cost plus pricing. In that cost plus pricing we are going to learn that learning curve theory, जिसपे एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है. 10 मार्क्स का क्वेश्चन प्रैक्टिकल आ चुका है. कॉस्ट प्लस प्राइसिंग पे भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है. ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल जो फर्स्ट कंसेप्ट हम लोग देखने वाले, इस पे भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ चुका है. एंड यस, ऑलरेडी थ्योरी क्वेश्चन भी काफी सारे ये टॉपिक से पूछा गया है. तो विद वेरी लेस एफर्ट यू कैन अर्न दैट 10 to 20 मार्क्स. फ्रेंड्स, एग्जाम के पहले भी ये जो आपके 1.5 डे है उसमें भी ये जो लेक्चर है आप प्लीज अच्छे से देख के जाइएगा. ये लेक्चर के अंदर यानी अराउंड 1 आवर के अंदर ये पूरा टॉपिक या फिर 1 आवर 10 मिनट्स के अंदर ये पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा विद डिटेल एक्सप्लेनेशन. सो एग्जाम के पहले भी आपको हेल्प करेगा. जल्दी से ये टॉपिक आप रिवाइज कर पाएंगे एग्जाम के पहले. राइट फ्रेंड्स, चलिएगा फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला कंसेप्ट से फर्स्ट कंसेप्ट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल. नाउ फ्रेंड्स, ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल है इट इज एन मैथमेटिकल मॉडल. ठीक है सर जी, मैथमेटिकल मॉडल में वर्कआउट क्या करता है कि वो कौन सा आउटपुट है जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होएगा. बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां पे ये कंसेप्ट कंप्लीट होने वाला है. ट्रांसफर प्राइसिंग टॉपिक में भी इस पे एक क्वेश्चन है. सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ फ्रेंड्स, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल में क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा वो लेवल ऑफ आउटपुट पे. ध्यान से सुनिएगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होएगा वो लेवल ऑफ आउटपुट पे जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं, मार्जिनल रेवेन्यू शुड इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. नो, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है उसका इक्वेशन नीचे देखने वाला है. मार्जिनल कॉस्ट क्या है वो आपको पता है, वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है, इट्स जस्ट अ वेरिएबल कॉस्ट. तो आप कहां तक प्रोड्यूस करते रहेंगे, कब तक सेल करते रहेंगे, ऐसा पॉइंट पे, ऐसे आउटपुट तक आप सेल करेंगे जहां पे आपका मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू योर मार्जिनल कॉस्ट. ठीक है, राइट है फ्रेंड्स. अब इसके कुछ इक्वेशन देखते हैं. फ्रेंड्स, यू हैव टू गो थ्रू द 2 इक्वेशन. सबसे पहला इक्वेशन है फ्रेंड्स, प्राइस क्या रहेगा. ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला इक्वेशन है बॉस, आपका जो प्राइस है वो क्या रहेगा. फ्रेंड, प्राइस इज वेरी सिंपल. इन्होंने एक इक्वेशन दिया हुआ है, P इज इक्वल टू प्राइस, P इज इक्वल टू, एंड द इक्वेशन इज A माइनस बी क्यू. जी हाँ सर जी, ये आपका इक्वेशन है प्राइस का. क्या इक्वेशन है, प्राइस इज इक्वल टू A माइनस बी क्यू. यस, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस की P का मतलब क्या है, A का मतलब क्या है, B का मतलब क्या है और Q का मतलब क्या है. फ्रेंड्स, P मतलब है प्राइस. ध्यान से सुनिएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर. ओके सर जी, A का मतलब क्या है, ऐसा प्राइस, ऐसा सेलिंग प्राइस जहां पे जो डिमांड है वो डिमांड 0 है. ऑब्वियसली डिमांड 0 कहां पे होगा, बहुत ही ज्यादा प्राइस अगर आपने सेट कर दिया वहां पे आपका जो डिमांड है वो 0 होगा. ओके, नाउ व्हाट इज दिस बी का मतलब स्लोप. क्या सर जी, बी का मतलब क्या है, स्लोप. अच्छा, बी का मतलब स्लोप, किसका स्लोप, तो डिमांड का स्लोप. ओके, डिमांड का स्लोप. डिमांड का स्लोप का एक फॉर्मूला दिया है, डिफरेंस इन प्राइस डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन क्वांटिटी. डिफरेंस इन प्राइस डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन क्वांटिटी. नाउ फ्रेंड्स, प्राइस का डिफरेंस, क्वांटिटी का डिफरेंस, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं कि जैसे कि सिंपल एग्जांपल देता हूं, 1 रुपए से अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी 500 से कम होएगा. 1 रुपए से प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी 500 से बढ़ेगा. ऐसे कुछ डिफरेंस स्लोप के लिए हम लोग कंसीडर कर सकते हैं. ओके, तो ये हो गया आपका स्लोप वेयर डिमांड, स्लोप ऑफ डिमांड वेयर डिफरेंस इन प्राइस डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन क्वांटिटी. ये आपका मैथमेटिकली वर्किंग है उसका. ओके, एंड Q इज फॉर क्वांटिटी. जी हाँ फ्रेंड्स, एकदम सिंपल है, Q इज फॉर क्वांटिटी. ये आपका पहला इक्वेशन है, याद रखना. P इज इक्वल टू A माइनस बी क्यू. P इज इक्वल टू प्राइस, A इज इक्वल टू ऐसा प्राइस जहां पे डिमांड 0 है. ऑब्वियसली बहुत ज्यादा प्राइस रहेगा जहां पे डिमांड हो ही नहीं सकता. B क्या है, मतलब स्लोप. उसका फॉर्मूला क्या है, डिफरेंस इन फ्रेंड्स प्राइस डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन आउटपुट. ठीक है,
नेक्स्ट वन इज अ क्यू, क्यू का मतलब क्या, आपका क्वांटिटी। तो ये आपका सबसे पहला इक्वेशन। नाउ सेकंड इक्वेशन जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। ओके, एंड वेरी सिमिलर टू द प्राइस। मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला है फ्रेंड्स ए माइनस टू बी क्यू। जी हाँ फ्रेंड्स, फॉर्मूला क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस टू बी क्यू। ठीक है, याद रहेगा फ्रेंड्स, पी, ये सर मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, ए माइनस टू बी क्यू। वापिस ए का मतलब क्या है, प्राइस एट विच डिमांड इज जीरो, दो से मल्टीप्लाई किया है। बी का मतलब स्लोप है, डिमांड का स्लोप है, डिफरेंस इन प्राइस डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन क्वांटिटी। एंड लास्ट वन क्यू इज फॉर क्वांटिटी, राइट फ्रेंड्स। तो आपको ये दो इक्वेशन से प्राइस फाइंड करना है, आपको ये दो इक्वेशन से क्वांटिटी फाइंड करना है। और कैसे, इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल का है, हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि दो ही हमें प्रैक्टिकल कंसेप्ट रिवाइज करना है, तो थोड़ा प्रैक्टिकल सॉल्व करके हम लोग वर्कआउट करते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आपको ये एग्जाम्पल स्टडी मटेरियल का है। ठीक है, सो एग्जाम्पल में दिया है कि ए का कुछ वेरिएबल कॉस्ट है 2,20,000। ठीक है, मैं डेटा आपके लिए यहां पे ऊपर लिख रहा हूं। Variable cost is, how much is variable cost? 2,20,000. Okay, variable cost is 2,20,000. Next one, selling price is 5,10,000 जहां पे डिमांड जीरो है। नेक्स्ट लाइन उन्होंने दिया है, सर जी सेलिंग प्राइस वेर डिमांड जीरो। वो कौन सा सेलिंग प्राइस है जहां पे डिमांड जीरो है, तो 5,10,000। जी हाँ, 5,10,000 पे आपका जो डिमांड है वो जीरो बन रहा है, समझ गया। नेक्स्ट, आगे इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है कि डिमांड विल बी इंक्रीज बाय 2 यूनिट्स फॉर एवरी 5,000 रिडक्शन इन अ सेलिंग प्राइस बिलो 5,10,000। ठीक है, यानी ये स्लोप कैलकुलेशन करने के लिए आपको वर्कआउट होएगा। क्या इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, अगर आप आपकी प्राइस 5,000 से रिड्यूस करते हो तो दो क्वांटिटी आप बेच सकेंगे। तो हियर यू कैन कैलकुलेट बी। जी हाँ मालिक, आप यहां पे बी कैलकुलेट कर सकते हो। बी का फॉर्मूला क्या है, डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन आउटपुट। अच्छा जी, 5,000 का अगर आपने सेलिंग प्राइस कम कर दिया तो आपका जो आउटपुट है वो 2 से बढ़ेगा, तो जो स्लोप आ रहा है वो आ रहा है 2,500। ये आपका आंसर है, राइट। चलिएगा फ्रेंड्स, फिर आगे सॉल्व कैसे करना है। नाउ यू नीड टू फाइंड द प्राइस, नाउ यू नीड टू फाइंड द क्वांटिटी। ऐसा प्राइस, ऐसा क्वांटिटी जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमम है। मॉडल का नाम ही वही है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल। ऐसा प्राइस, ऐसी क्वांटिटी जहां पे आपका प्रॉफिट है वो मैक्सिमम आना चाहिए। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, सबसे पहले तो वर्कआउट कर लेते। P इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू ए माइनस टू बी क्यू। ए यानी प्राइस एट विच आपका डिमांड जीरो है, इट कम्स टू 5,10,000। ओके, माइनस बी क्यू। बी का मतलब क्या, स्लोप। स्लोप है आपका 2,500 है, वी डोंट नो द क्वांटिटी, मैंने वहां पे क्वांटिटी क्यू एज्यूम कर लिया, राइट। इसके बाद इमीडिएटली मैं वो दूसरा इक्वेशन देख रहा हूं, एंड दैट सेकंड इक्वेशन इज मार्जिनल रेवेन्यू। अच्छा, मार्जिनल रेवेन्यू में क्या वर्किंग करना है, चेक करो। यस सर, मार्जिनल रेवेन्यू, अरे सेम है ना, P इज इक्वल टू ए माइनस टू बी क्यू रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। जी हाँ सर जी, मार्जिनल रेवेन्यू। अच्छा सॉरी हाँ सर, मैंने यहां पे P वर्ड यूज किया, वो P वर्ड गलत है। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू ए माइनस टू बी एक्स। ओके, तो फ्रेंड्स अगेन ए यानी 5,10,000 आएगा, माइनस 2 इंटू बी। ओके सर जी, बी क्या है आपका, स्लोप, दैट इज 2,500 इंटू क्यू। ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया, राइट। सो मैं अच्छे से लिख लेता हूं, 5,10,000 माइनस 5,000 क्यू, राइट फ्रेंड्स। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको फॉर्मूला दिया था, प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। अच्छा जी, अब आपने अभी अभी मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड कर लिया है, एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज 5,10,000 माइनस 5,000 क्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। ओके, अब मार्जिनल कॉस्ट कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैंने ऊपर लिखा हुआ है दैट मार्जिनल कॉस्ट इज 2,20,000। जी हाँ सर जी, मार्जिनल कॉस्ट इज 2,20,000। देयरफॉर फ्रेंड 5,10,000 माइनस 2,20,000 is equal to 5,000 Q. Therefore, finally we'll get the answer of Q. ये कितना, 2,90,000 divided by 5,000. I guess 58 quantity ऐसे कुछ तो भी आ रहा है, 58, 59, एक बार चेक करो कितना है।
ओके, आपको चेक करना है 58 यूनिट आ रहा है मेरे हिसाब से, 29 2 58, यस सर 58 क्वांटिटी। ओके, नाउ यू गेट द वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू यानी क्वांटिटी, यानी 58 क्वांटिटी अगर आप बेचते हो तो आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होएगा इमीडिएटली। ये जो क्वांटिटी का आंसर आ गया क्यू, ये प्राइस की इक्वेशन में डालते हैं और यू कैन फाइंड द प्राइस। नाउ पी इज इक्वल टू 5,10,000 माइनस 2,500 इंटू क्यू, तो 2,500 इंटू 58 आ गया आपका। ओके, तो आप ये वर्कआउट कर लीजिएगा, इससे आपका आंसर आएगा, मैं कैलसी पे वर्किंग कर रहा हूं, 2,500 इंटू 58 और उसमें से 5,10,000 लेस कर दिया। ओके फ्रेंड, आंसर कितना आ रहा है आपका? 3,65,000 मेरा आंसर है। अब चेक कर लेना। सो योर आंसर कम्स टू 3,65,000, यानी मतलब ये हुआ अगर आपका सेलिंग प्राइस 3,65,000 है तो आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम रहेगा। 3,65,000 पे कितना क्वांटिटी आप बेच पाएंगे? 58 क्वांटिटी आप बेच पाएंगे। आई होप ये पूरा जो भी कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है प्रैक्टिकली आपके दिमाग में फिट हो गया। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे फ्रेंड्स? प्राइस का इक्वेशन बनाए, P इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू, P इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू। जी हाँ मालिक, तो ये आप पहला इक्वेशन करेंगे। दूसरा इक्वेशन मार्जिनल रेवेन्यू का इक्वेशन करेंगे। मार्जिनल रेवेन्यू का सेम ही फॉर्मूला, बस 2 से मल्टीप्लाई किया फ्रेंड्स। वहां पे पी वर्ड यूज नहीं करना है, मार्जिनल रेवेन्यू आर सिंपल ऐसे वर्ड लिखा तो भी चलेगा। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू ए माइनस 2 बी क्यू। ए अभी ए यानी क्या फ्रेंड्स? ऐसा प्राइस जहां पे आपकी डिमांड 0 है, ठीक है। बी का मतलब क्या? स्लोप, डिमांड का स्लोप, यानी डिफरेंस इन प्राइस डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन क्वांटिटी। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अगर आपने प्राइस कुछ 5,000 से कम कर दिया तो एक्स्ट्रा 2 यूनिट आप बेच पाएंगे, ठीक है। और क्यू का मतलब क्या? आपका क्वांटिटी। तो वहां पे आपने मार्जिनल रेवेन्यू का इक्वेशन प्रिपेयर किया, ठीक है। अब आपके पास 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन है आपका प्राइस का और दूसरा इक्वेशन है आपका मार्जिनल रेवेन्यू का। इमीडिएटली ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल है उसका एक बेसिक प्रिंसिपल बोलता है कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। यहां पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमम आएगा। मार्जिनल रेवेन्यू अभी आपने इक्वेशन बनाया। मार्जिनल कॉस्ट क्या है? आपकी वेरिएबल कॉस्ट, क्वेश्चन में दिया जाता है वेरिएबल कॉस्ट कितना? 2,20,000 आपका वेरिएबल कॉस्ट है। ये हमें मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, दोनों वैल्यूज मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट का। वहां से मुझे पता चल गया क्वांटिटी, और एक बार मेरा क्वांटिटी आ गया मैं इमीडिएटली वो प्राइस की इक्वेशन में इंसर्ट कर सकता हूं एंड आई कैन फाइंड द प्राइस। तो वो 3,65,000 ऐसा प्राइस है जहां पे आपका जो डिमांड है, ठीक है, और या आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम आने वाला है। आई होप एब्सोल्युटली क्लियर है। इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, ये मैंने आपको रिवाइज करवा के दे दिया है। आप अभी आपके स्टडी मटेरियल में सॉरी आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था हमने अपने रेगुलर लेक्चर में ये कवर किया हुआ है, तो वो आप प्लीज देख लीजिएगा। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब काफी सारा थियरी पार्ट कवर करते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट एक एग्जाम में फ्रेंड्स इतना सिंपल क्वेश्चन आया था कि आपको अलग अलग सिचुएशंस दिए थे और आपको सिर्फ फाइंड करना है कि कौन सा प्राइसिंग मेथड यहां पे एप्लीकेबल होगा। जैसे पेनिट्रेशन प्राइसिंग, स्कीमिंग प्राइसिंग है, बिलो मार्जिनल कॉस्ट आप बेचेंगे, रिसेशन में प्राइसिंग क्या रहेगा, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग क्या रहेगा, ठीक है, मी टू प्रोडक्ट एक्सेट्रा। तो इतना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, आपको कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, बस एक सिचुएशन उन्होंने दिया हुआ है, वो सिचुएशन में कौन सा प्राइस एप्लीकेबल है। ओके तो ऐसा 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, 10 या 11 मार्क्स के लिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। ओके तो वेरी इंपॉर्टेंट, अब ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा थियरी स्टार्ट कर रहे हैं। सो आगे बढ़ रहा है, प्राइसिंग अंडर डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर। बेसिकली हमें प्राइसिंग डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर क्या क्या है? परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट हो सकता है, मोनोपोली मार्केट हो सकता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो सकता है और ओलिगोपोली मार्केट हो सकता है। ये सारे कंसेप्ट हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है। सबसे पहला मेथड हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस क्या रहेगा। अब परफेक्ट कंपटीशन का सिनेरियो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर है और मैन्युफैक्चरिंग आइडेंटिकल गुड्स, सिमिलर गुड्स, आइडेंटिकल गुड्स, सेम गुड्स मैन्युफैक्चर करे, डिफरेंशिएशन करना बहुत ही डिफिकल्ट है। ओके एंड सेम टेक्निक यूज हो रहा है, सेम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज हो रहा है, आइडेंटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज हो रहा है, तो वो है आपका कॉम्पिटिटिव सिचुएशन। अच्छा कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या है कि भाई फ्री एंट्री हो सकता है, फ्री एग्जिट हो सकता है, यानी एंट्री बैरियर नहीं है, एग्जिट बैरियर नहीं, इसके वजह से कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट वन फ्रेंड्स, यहां पे कॉम्पिटिटिव में खुद का कोई भी प्राइसिंग पॉलिसी नहीं रहेगा फ्रेंड्स, यहां पे मार्केट में जो प्राइस रहेगा वो प्राइस आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है सेलर हियर इज नॉट अ प्राइस डिसाइडर, सेलर हियर इज अ प्राइस टेकर। ठीक है, सेलर को उसकी प्राइस यानी मार्केट से पता चलती है, वो खुद प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता। तो आप कितना प्राइस चार्ज करेंगे ऐसे कॉम्पिटिटिव मार्केट में? इन सच ए कॉम्पिटिटिव मार्केट यू कैन नॉट चार्ज मोर देन कॉम्पिटिटर्स प्राइस, अदरवाइज यू लूज योर कस्टमर्स। ठीक है,
तो अब ये जो मार्केट है, कॉम्पिटिटिव मार्केट, फ्रेंड्स ये कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपको कहां तक जाना है? ओके, ध्यान से सुनिएगा, ये जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है, ये कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपको कहां तक जाना है फ्रेंड्स? वहां तक जाइए जहां तक अभी डिस्कस किया, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। क्या है? मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। यानी सर अपना फॉर्मूला क्या है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन। जब तक आपको कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है आप मैन्युफैक्चर करते रहिएगा। ओके, ये पहला सिनेरियो मैंने डिस्कस कर लिया, दैट इज कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। तो याद रहेगा, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में फर्म खुद से कोई भी सेलिंग प्राइस डिसाइड नहीं करता है, ठीक है। मार्केट फोर्सेस, डिमांड सप्लाई फोर्सेस, कंपटीशन के हिसाब से आपको प्राइस डिसाइड करना है। यू कैन नॉट चार्ज मोर देन कॉम्पिटिटर्स प्राइस, अदरवाइज यू विल लूज योर कस्टमर्स। परफेक्ट फ्रेंड, समझ गया। ओके, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट आपका मोनोपोली मार्केट। ओके, अब ये मोनोपोली मार्केट क्या है? मोनोपोली मार्केट में देयर इज अ सिंगल सप्लायर एंड एन नंबर ऑफ बायर, देयर इज नो क्लोज सब्सटीट्यूट, देयर इज नो होमोजीनियस प्रोडक्ट अवेलेबल इन अ मार्केट। एक ही मैन्युफैक्चरर है और एकदम कम मैन्युफैक्चरर है, लेकिन आइडेंटिकल गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है, होमोजीनियस गुड्स यहां पे मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है। एंड देयर आर एन नंबर ऑफ बायर, मेनी बायर्स आर देयर, सेलर बहुत ही कम है। तो ऑब्वियसली एग्जैक्टली अपोजिट टू द कॉम्पिटिटिव प्राइस, यहां पे मोनोपोली मार्केट में फर्म इज अ प्राइस डिसाइडर, प्राइस सेटर जिसे हम लोग बोलते हैं। फर्म इज अ प्राइस सेटर, यानी फर्म खुद उसकी प्राइस डिसाइड कर सकता है, क्योंकि ये जो मार्केट है ये मोनोपोली मार्केट है। अब प्राइस कैसे डिसाइड होगा? प्राइस डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, डिमांड एंड सप्लाई, सॉरी नॉट सप्लाई, डिमांड के हिसाब से एंड प्राइस इलास्टिसिटी के हिसाब से, और आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, अकॉर्डिंगली यू कैन सिलेक्ट द प्राइस। ऐसा प्राइस डिसाइड करो जहां पे डिमांड मैक्सिमम हो जाए और आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट मैक्सिमम आना चाहिए। समझ गया फ्रेंड्स? चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला कंसेप्ट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अच्छा, यानी मोनोपोली भी है और कंपटीशन भी है, दोनों है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म। मोनोपोली में क्या था? सिंगल फर्म था। यहां पे लार्ज नंबर ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग द सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। इन्होंने इंफॉर्मेशन क्या दिया? यू आर प्रोड्यूसिंग द सिमिलर गुड्स बट नॉट आइडेंटिकल गुड्स। लार्ज नंबर ऑफ फर्म आर देयर, ठीक है। तो फ्रेंड जैसे जैसे फ्रेंड्स आपका प्रॉफिट बढ़ते जाता है, कॉम्पिटिटर आते जाता है, और जैसे जैसे कॉम्पिटिटर आएगा तो वैसे वैसे आपका प्रॉफिट कम होते जाएगा। इसलिए दोनों है फ्रेंड्स, मोनोपोली भी है और कंपटीशन भी है। अगर किसी को पता चल गया कि आप ज्यादा प्रॉफिट अर्न करें, इमीडिएटली कॉम्पिटिटर आएगा, आपका प्रॉफिट कम होएगा, ठीक है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, हियर कंज्यूमर में बाय मोर एट द लोअर प्राइस। अगर प्राइस कम है तो कंज्यूमर विल बाय मोर, यानी ज्यादा क्वांटिटी वो परचेज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, प्रॉफिट अगर मैक्सिमाइज करना है तो इन्होंने क्या वर्किंग दिया है वहां पे? प्रॉफिट अगर आपको मैक्सिमाइज करना है तो मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू ये आप कंसीडर करके आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। हमने तीन सिचुएशन देखा, कॉम्पिटिशन परफेक्ट है, मोनोपोली है एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव मार्केट में फर्म इज नॉट अ प्राइस सेटर, प्राइस टेकर। मोनोपोली मार्केट में फर्म इज अ प्राइस डिसाइडर और सेटर। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फ्रेंड्स प्राइस डिसाइड करते वक्त आपको कंसीडर करना है डिमांड, ठीक है, सॉरी मार्जिनल, नॉट डिमांड, मार्जिनल कॉस्ट आपको कंसीडर करना है एंड मार्जिनल रेवेन्यू, जहां पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज आ जाए, ठीक है। सो और एक लाइन इन्होंने दिया है कि बायर ज्यादा क्वांटिटी परचेस करेगा अगर प्राइस कम रहेगा, ठीक है। अब अगला कंसेप्ट देखते हैं फ्रेंड, लास्ट कंसेप्ट है ओलिगोपोली मार्केट, ठीक है। ओलिगोपोली मार्केट का मतलब क्या है? देयर आर फ्यू नंबर ऑफ फर्म्स मैन्युफैक्चरिंग होमोजीनियस और आइडेंटिकल प्रोडक्ट। ऊपर चेक किया था फ्रेंड्स कि आइडेंटिकल नहीं है, पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमने देखा था कि भाई आइडेंटिकल नहीं है बट नॉट आइडेंटिकल प्रोडक्ट। तो ओलिगोपोली मार्केट में क्या है फ्रेंड्स? देयर आर फ्यू फर्म्स और हु आर मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग होमोजीनियस गुड्स और आइडेंटिकल प्रोडक्ट। नो फ्रेंड्स, यहां पे ओलिगोपोली मार्केट में आपके जो कॉम्पिटिटर है उनके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन रहेगा, उनका इन्वेस्टमेंट क्या है, उनका कॉस्ट क्या है, एक्सेट्रा, उनकी प्राइसिंग क्या है, इस पे क्लोज आए रहेगा आपकी कंपनी का ओलिगोपोली मार्केट में। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपने कुछ प्राइस चेंज किया तो ऑब्वियसली इमीडिएटली ओलिगोपोली मार्केट में आपका जो कॉम्पिटिटर है वो भी प्राइस चेंज करेगा। आपने प्राइस बढ़ाया, आपका कॉम्पिटिटर भी प्राइस बढ़ेगा, आपने प्राइस कम कर दिया, आपका जो कॉम्पिटिटर है वो भी प्राइस कम कर देगा, ठीक है। सो प्राइस सेट करते वक्त आपको ध्यान रखना, यहां पे इंफॉर्मेशन दिया है, व्हाइल डिसाइडिंग द प्राइस आपको ये देखना कि इस पे आपके कॉम्पिटिटर का रिएक्शन क्या रहेगा, ये भी आपको कंसीडर करना है। तो ये चार मार्केट स्ट्रक्चर हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया, कॉम्पिटिटिव, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड लास्ट वन था आपका ओलिगोपोली मार्केट, ठीक है।
तो यहां पे कैसे प्राइस डिसाइड करना है डिटेल में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते फ्रेंड। प्राइसिंग पॉलिसी। फ्रेंड्स, प्राइसिंग पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। लॉन्ग टर्म सक्सेस इज डिपेंडेंट ऑन दिस प्राइस। क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा भी नहीं करना कि अभी मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट रखना है तो मैं प्राइस ज्यादा रखूंगा फ्रेंड्स, तो लॉन्ग टर्म में वो मेंटेन नहीं करते आएगा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन इज डिपेंडेंट ऑन प्राइसिंग। ठीक है, मुझे ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी बेचना है और मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, इसके लिए प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंपनी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे इंफॉर्मेशन दिया है कि सिर्फ प्राइस डिसाइड करते वक्त कॉस्ट कंसीडर नहीं करना। ये ट्रेडिशनल थिंकिंग हो गया है कि मैं प्राइस सेट करते वक्त कॉस्ट प्लस प्राइसिंग यूज करूंगा। नहीं सर, देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर विच शुड बी कंसीडर व्हाइल डिसाइडिंग द प्राइस। तो आगे इंफॉर्मेशन इन्होंने दिया कि ये जो प्राइसिंग पॉलिसी है इसमें क्या होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, प्राइसिंग पॉलिसी में ये होना चाहिए कि आपका जो एक्सपोर्ट है वो मैक्सिमम होना चाहिए, प्रमोट होना चाहिए एक्सपोर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट प्राइसिंग ऐसा होना चाहिए कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स, देयर शुड बी अ बेटर बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। प्राइसिंग में क्या है, बेटर बैलेंस होना चाहिए डिमांड एंड सप्लाई में। एंड देयर शुड नॉट बी एनी एडवर्स इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी। इकोनॉमी पे कोई एडवर्स इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि फ्रेंड्स पेनिट्रेशन प्राइसिंग है, आगे डिस्कस करने वाला है। स्टार्टिंग में बहुत ही कम प्राइस चार्ज कर दिया तो डिमांड बढ़ गया, लेकिन फ्रेंड्स इसका इंपैक्ट मार्केट पे हो गया। जैसे कि रिलायंस जियो का प्राइसिंग था, बहुत ही कम प्राइस था, तो काफी सारे जो कॉम्पिटिटर है ये मार्केट पूरा डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन, इसके बाद पहला पॉइंट ही डिस्कस करना रह गया था। फर्स्ट पॉइंट इज कि प्राइस ऐसा डिसाइड करो, ऐसा सेट करो जहां पे नया टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करना है हमें। सो फ्रेंड्स, नया टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करने के लिए आपको कुछ कैपिटल चाहिए, आपके सेविंग्स एक्सेट्रा होना चाहिए, तो वो आपको अलाउ होना चाहिए, तो ऐसा प्राइस सेट कीजिएगा। तो क्या क्या पॉइंट आपको डिस्कस करना है एग्जाम में कि प्राइस डिसाइड करते हो क्या कंसीडर होगा। सबसे पहले तो भाई एक्सपोर्ट मैक्सिमाइज होना चाहिए, इंसेंटिव होना चाहिए कि भाई एक्सपोर्ट होना चाहिए। सेकंड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज होने चाहिए। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट था कि फ्रेंड्स देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि देयर शुड नॉट बी एनी एडवर्स इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी। और लास्ट पॉइंट की नया टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करना चाहिए। ओके, एंड मैक्सिमाइजिंग द प्रोडक्शन। तो प्राइस सेट करते हो ये पॉइंट आपको कंसीडर करना है। नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग का मतलब क्या है फ्रेंड्स, हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो क्या क्या प्रिंसिपल हमें फॉलो करना है। नाउ प्राइस डिसाइड करते वक्त, प्राइस डिटरमाइन करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कंसीडर करना है, जैसे कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, प्रोडक्ट इलास्टिक है या प्रोडक्ट इन इलास्टिक डिमांड का है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या है, इसके बेसिस पे आपको प्राइस डिसाइड करना है। नाउ प्रिंसिपल, मैंने आपके स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। ठीक है, प्राइस कस्टमाइजेशन। अच्छा, कस्टमाइजेशन का मतलब आप अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकते हैं। एंड प्राइस सेंसिटिविटी। प्राइस सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, प्राइस चेंज किसके बेसिस पे हो सकता है। ठीक है, सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, बायर प्राइस कैसे चेंज कर सकता है, सेलर प्राइस कैसे चेंज कर सकता है, एक्सेट्रा। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ये जो है प्राइस कस्टमाइजेशन के सारे पॉइंट्स हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। प्राइस कस्टमाइजेशन में सबसे पहला पॉइंट दिया है इन्होंने, बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइन। बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइन यानी कंज्यूमर के, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपने प्राइस डिसाइड किया। यहां पे आपके स्टडी मटेरियल में एग्जांपल दिया, वही एग्जांपल में रिपीट करता हूं फ्रेंड्स। कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग प्राइस चार्ज करना। एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप फोन लेने के लिए गए, ठीक है, स्मार्टफोन अगर आप लेने के लिए गए तो कुछ ऑप्शंस आपको मिलता है, जैसे कि 64 जीबी का ऑप्शन है एंड 128 जीबी का ऑप्शन है। तो अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप वैसा फोन परचेस कर सकते हो, प्राइस वैसे डिसाइड होगा। जब आप पेनड्राइव लेने के लिए जाते हो तो ऑब्वियसली पेनड्राइव लेने के लिए फ्रेंड्स यानी आप सपोज छोटा यानी कम एमबी का, जीबी का अगर आप पेनड्राइव लेते हो तो प्राइस कम है, ज्यादा आपकी रिक्वायरमेंट है तो उसका प्राइस ज्यादा रहेगा। हार्ड डिस्क आप परचेस करने के लिए जाते हो, 1 टीबी 2 टीबी 3 टीबी का प्राइस ज्यादा है, ठीक है, और 500 जीबी एक्सेट्रा, 512 जीबी एक्सेट्रा, उसका प्राइस कम है। ओके, तो मतलब क्या है, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने प्राइस सेट किया। समझ गया पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये बोलता है कि कस्टमर के पास्ट बिहेवियर के बेसिस पे भी हम लोग प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, कस्टमर का पास्ट बिहेवियर का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, अगर बल्क कस्टमर है फ्रेंड्स, ज्यादा क्वांटिटी में परचेस करते हैं तो उसको हम लोग डिस्काउंट दे सकते हैं, लेकिन अगर कम कम क्वांटिटी में वो परचेस करते हैं तो उसको डिस्काउंट हम लोग नहीं देंगे।
नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है बेस्ड ऑन डेमोग्राफी। अच्छा, डेमोग्राफी का मतलब क्या है फ्रेंड्स? ऑन द बेसिस ऑफ सोशल स्टेटस, ऑन द बेसिस ऑफ एज। ठीक है, आपने अलग अलग प्राइस चार्ज किया, जैसे कि फ्रेंड्स एक सिंपल एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि रेलवे फेयर, बस का फेयर, ठीक है, जो सीनियर सिटीजन है उनका फेयर अलग है और नॉर्मल जो है उनका फेयर अलग है। आपको ये भी पता रहेगा छोटे बच्चे 5 साल के अंदर सपोज फ्री है, या फिर 15-10 साल के अंदर जो है उनको हाफ रेट लगता है, एक्सेट्रा। तो बेस्ड ऑन डेमोग्राफी ये रहेगा। या फिर मिलिट्री के अगर कुछ लोग रहेंगे, मिलिट्री के जो है उनके लिए आप अलग से प्राइस चार्ज कर सकते हो, उनको कुछ कंसेशन आप दे सकते हो। नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट है बेस्ड ऑन टाइम डिफरेंशियल। ओके, अच्छा, टाइम डिफरेंशियल का मतलब क्या? अलग अलग टाइम के लिए आप अलग अलग टाइम पीरियड के लिए यू आर गोइंग टू चार्ज द डिफरेंट प्राइस। सिंपल एग्जांपल आपको दिया गया है, सपोज ये जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से फ्रेंड्स मुझे जो रिकॉर्डिंग वगैरह करना था वो मुझे मेरे घर से रिकॉर्डिंग करना था। तो यहां पे जो मेरा नेट पैक था वो या फिर जो मेरा वाईफाई था इतना स्ट्रांग नहीं था, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा जो है स्पीड का वाईफाई लेना पड़ा। मेरे पास काफी सारे ऑप्शन थे, जैसे कि 3 महीने के लिए चाहिए तो 3000 रुपीज, 6 मंथ के लिए चाहिए 5000 रुपीज, और अगर आपको पूरे साल का सब्सक्रिप्शन लेना है तो 8000 रुपीज में 10 एमबीपीएस का स्पीड है। मतलब क्या है? टाइम अलग अलग है, अकॉर्डिंगली रेट अलग अलग है। ठीक है, तो एज यूर अवेयर दैट कि अगर मुझे 1 साल का लेना था तो मुझे डिस्काउंट बहुत ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, 6 महीने का लेना है, मुझे थोड़ा डिस्काउंट कम है, रेट थोड़ा ज्यादा है। 3 महीने के लिए लेना है, थोड़ा डिस्काउंट कम है, बहुत ही कम है, और रेट ज्यादा है। तो बेस्ड ऑन द टाइम डिफरेंशियल ये हो सकता है प्राइस में डिफरेंस। ओके, तो पहला पार्ट हमने कवर कर लिया है। सो प्राइस कस्टमाइजेशन में क्या क्या डिस्कस करेंगे? प्राइस कस्टमाइजेशन में सबसे पहले कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यानी बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट लाइन। सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया कि भाई कस्टमर का पास्ट बिहेवियर क्या है। तीसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया कि भाई टाइम डिफरेंशियल के हिसाब से भी जो भी कुछ है प्राइस अलग हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया कि डेमोग्राफी के बेसिस पे भी प्राइस अलग हो सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका प्राइस कस्टमाइजेशन। अब हम लोग दूसरा पॉइंट इमीडिएटली क्विकली डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज प्राइस सेंसिटिविटी। अच्छा, प्राइस सेंसिटिविटी में सबसे पहले अगर पहला पॉइंट इन्होंने बोला कि यूनिक वैल्यू, अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ यूनिक वैल्यू है, अगर आपका प्रोडक्ट थोड़ा सुपेरियर है, हमने टॉपिक नंबर 1 में देखा था डिफरेंशिएशन, अगर आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर से डिफरेंस है तो बायर की जो सेंसिटिविटी है वो कम रहेगा, यानी बायर प्राइस कम ज्यादा करने में यानी वो सेंसिटिविटी कम दिखाएगा। ठीक है, लेस प्राइस सेंसिटिव रहेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने दिया है कि सब्सटीट्यूट अवेयरनेस। ओके, अगर आपके जो बायर है उसको पता है कि सब्सटीट्यूट क्लोज इसका अवेलेबल है, तो फ्रेंड्स वो सेंसिटिविटी उसकी हाई रहेगी, वो कम ज्यादा प्राइस कर सकता है, बायर की सेंसिटिविटी ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो अगर उसको पता है कि क्लोज सब्सटीट्यूट इज अवेलेबल, यस, वो आपसे 100% बार्गेन करेगा। नेक्स्ट है, वही पॉइंट आगे बोला है कि इट इज डिफिकल्ट टू कंपेयर, यानी अगर कस्टमर को पता नहीं कि क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल है या फिर इसका क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है, ऐसे सिचुएशन में फ्रेंड्स जो भी कुछ आपका सेंसिटिविटी प्राइस का बायर का वो कम रहेगा, यानी ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है मुझे यहां से ही परचेस करना है, इसका कोई सब्सटीट्यूट उसको तो नहीं पता अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है टोटल एक्सपेंडिचर इफेक्ट। अच्छा फ्रेंड्स, टोटल एक्सपेंडिचर इफेक्ट का मतलब ये हुआ है अगर कंज्यूमर का इनकम बहुत ज्यादा है, कंज्यूमर का इनकम बहुत ज्यादा है और ये जो खर्चा है प्रोडक्ट पे ये बहुत कम है, तो सेंसिटिविटी कम रहेगी। ठीक है, यानी अगर आपका प्रोडक्ट वेल्दी पीपल के लिए है और उसकी प्राइस बहुत ही कम है, वेल्दी पीपल के लिए और उसकी प्राइस बहुत ही कम है, तो उसमें सेंसिटिविटी ज्यादा नहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन, अगला है एंड बेनिफिट इफेक्ट। जी हाँ फ्रेंड, एंड बेनिफिट इफेक्ट का मतलब यह है खर्चा, आपका जो एंड प्रोडक्ट है उसका खर्चा ज्यादा है, ये एंड प्रोडक्ट में ये मटेरियल सपोज लगने वाला है और इसका खर्चा कम है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में प्राइस सेंसिटिविटी कम रहेगा। ओके, नहीं समझा? ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल एग्जांपल लेते हैं। फ्रेंड्स, सपोज लैपटॉप है, ये मेरा टच स्क्रीन का लैपटॉप है,
टच स्क्रीन के लैपटॉप पे फ्रेंड्स ये पेन वगैरह में डायरेक्टली स्क्रीन पे ही वर्किंग कर रहा हूं, इसकी वजह से स्क्रैच आने का चांसेस है। तो स्क्रैच नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं यहां पे स्क्रीन गार्ड लगा रहा हूं। नाउ अब मेरे लैपटॉप का प्राइस है 1,10,000 रुपीज सपोज, और ये स्क्रीन गार्ड स्क्रीन सेवर इसका जो भी कुछ प्राइस है वो 100 रुपीज है। तो मैं इसमें बार्गेन करने का कोई चांस ही नहीं ना, बहुत ही कम प्राइस है इसका। ठीक है, तो फ्रेंड्स एंड प्रोडक्ट का कॉस्ट बहुत ज्यादा है, और ये जो कंपोनेंट है इसका कॉस्ट अगर कंपैरेटिवली बहुत ही कम है, तो मैं उसमें बार्गेनिंग बहुत ही कम करेगा। ओके, तो ये था आपका एंड इफेक्ट बेनिफिट। नेक्स्ट वन, शेयर्ड कॉस्ट बेनिफिट। अच्छा, शेयर्ड कॉस्ट बेनिफिट का मतलब क्या है? अगर आपकी कॉस्ट किसी के साथ शेयर किया जाता है तो आप बार्गेनिंग कम करेंगे। एग्जांपल के लिए गवर्नमेंट को सब्सिडी दे दिया है, ठीक है, तो उसमें बार्गेनिंग कम है। वैसे भी आप क्या सोचेंगे, अरे जाने दो 30% तो गवर्नमेंट को ही बेयर करना है, तो इसमें प्राइस में सेंसिटिविटी कम रहेगा। नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट है संक इन्वेस्टमेंट इफेक्ट। एक परफेक्ट एग्जांपल इज योर फोर व्हीलर। ठीक है फ्रेंड्स, आपने ऑलरेडी फोर व्हीलर परचेस करके रखा है, अब पेट्रोल और डीजल का प्राइस कितना भी रहने दो, यू आर गोइंग टू परचेज दैट। ठीक है, ऑलरेडी आपने इन्वेस्ट कर दिया फोर व्हीलर में, ऑलरेडी आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो फ्रेंड्स वैसे भी वो पैसा वेस्ट है। अब आपको तो रनिंग कॉस्ट ही लगने वाला है, पेट्रोल डीजल ही लगने वाला है, तो संग इन्वेस्टमेंट इफेक्ट रहेगा। तो आपने ऑलरेडी कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कर दिया है, तो उसको रनिंग के जो खर्चे उसमें आप सेंसिटिविटी कम एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वन, हायर द क्वालिटी हायर द प्राइस, और उसमें सेंसिटिविटी कम रहेगा। ठीक है, एक्सप्लेन में कुछ है ही नहीं भाई, क्वालिटी के हिसाब से प्राइस रहेगा। नेक्स्ट वन, इन्वेंट्री इफेक्ट। इन्वेंट्री इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि अगर पेरिशेबल गुड्स आप मैन्युफैक्चर करें तो उसमें सेंसिटिविटी आप कम एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये था फ्रेंड्स सेंसिटिविटी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर है, प्राइस सेंसिटिविटी एंड दैट प्राइस कस्टमाइजेशन। प्राइस कस्टमाइजेशन किसकी वजह से? जल्दी से बॉस आंसर दीजिएगा। कस्टमाइजेशन किसके बेसिस पे होता है भाई? प्रोडक्ट के बेसिस पे, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कस्टमाइजेशन होगा। कस्टमर के पास बिहेवियर के बेसिस पे हो सकता है, डेमोग्राफी के बेसिस पे हो सकता है, टाइम के हिसाब से, टाइम डिफरेंशियल के हिसाब से प्राइस अलग अलग से चार्ज हो सकता है, कस्टमाइज प्राइस हो सकता है। अगला पॉइंट हमने चेक किया कि सेंसिटिविटी कम ज्यादा होना प्राइस किस पे डिपेंडेंट करता है। अगर यूनिक वैल्यू है सेंसिटिविटी कम है, ठीक है। अगर सब्सटीट्यूट अवेयरनेस पता है आपके कस्टमर को, सेंसिटिविटी ज्यादा है। उसको नहीं पता है, ठीक है, कोई कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट अवेलेबल है तो उसको अगर नहीं पता है तो सेंसिटिविटी उसका कम रहेगा। नेक्स्ट वन, टोटल एक्सपेंडिचर। फ्रेंड्स यानी बहुत ही ये जो प्रोडक्ट है इस पे खर्चा बहुत कम है, सामने वाले का इनकम बहुत ज्यादा है, तो सेंसिटिविटी कम होगा। एंड बेनिफिट इफेक्ट में नेक्स्ट पॉइंट हमने आई गेस कवर किया, एंड बेनिफिट इफेक्ट। एंड बेनिफिट इफेक्ट में हमने क्या देखा था फ्रेंड्स की फाइनल प्रोडक्ट में वो यूज हो रहा है और इसकी कॉस्ट बहुत ही कम है। एग्जांपल मैंने दे दिया था, लैपटॉप का एग्जांपल दे दिया, उसके स्क्रीन सेवर का एग्जांपल दे दिया था, स्क्रीन गार्ड का एग्जांपल दे दिया था। नेक्स्ट वन, अगर सब्सिडी वगैरह मिलता है, कॉस्ट कोई और शेयर कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में फ्रेंड्स आपका सेंसिटिविटी प्राइस का कम रहेगा। नेक्स्ट वन, संक इन्वेस्टमेंट। ऑलरेडी आपने कुछ इन्वेस्ट करके रखा है और उसको रन करने के लिए खर्चा लगता है, तो वहां पे आपका सेंसिटिविटी कम रहेगा। क्वालिटी ज्यादा, सेंसिटिविटी कम रहेगा। लास्ट वन था, अगर पेरिशेबल है, ठीक है, अगर आपका गुड्स पेरिशेबल है तो उसमें जो भी कुछ आपका सेंसिटिविटी है वो कम रहेगा। आई होप ये पॉइंट्स एब्सोल्युटली क्लियर है। चलेगा, क्विकली आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राइसिंग मेथड्स। जी सर जी, प्राइसिंग मेथड्स, ये चार्ट देख लीजिएगा। प्राइसिंग मेथड में पहला है कॉम्पिटिटिव बेस और कॉम्पिटिशन बेस्ड प्राइसिंग, कॉस्ट बेस, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और जो आगे ट्रांसफर प्राइसिंग टॉपिक में भी इसका रिलेवेंस रहेगा बॉस, राइट। एंड लास्ट है आपका वैल्यू बेस। ये दो इक्वेशन है, ओके। ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू एक है और परसीव्ड वैल्यू, ये आपका पॉइंट है। चलेगा फ्रेंड्स, सो सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, एंड फर्स्ट पॉइंट इज दैट कॉम्पिटिशन बेस्ड प्राइसिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, कॉम्पिटिशन बेस्ड प्राइसिंग। अब इसका नाम ही फ्रेंड्स पता चल जाता है कि कॉम्पिटिशन के हिसाब से प्राइस डिसाइड करो ना, कंपटीशन के हिसाब से प्राइस डिसाइड करना है फ्रेंड्स। अब यहां पे इन्होंने एक सिंपल पॉइंट बोला है, योर प्राइस मे और मे नॉट बी इक्वल टू कॉम्पिटिटर प्राइस। आपका प्राइस कॉम्पिटिटर से कम भी हो सकता है, आपका प्राइस कॉम्पिटिटर से ज्यादा भी हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, कॉम्पिटिशन बेस में आपका प्राइस कॉम्पिटिटर से कम भी हो सकता है, कॉम्पिटिटर से ज्यादा भी हो सकता है। अब फ्रेंड्स, आपका डिमांड, ठीक है, और आपके कॉस्ट,
क्या बोला हूं, आपका जो डिमांड है और आपका कॉस्ट, ये दो सेंटेंस आना ही चाहिए एग्जाम में। आपकी कॉस्ट और आपकी जो डिमांड है ये अनचेंज, सॉरी ये अगर चेंज होता है, आपकी डिमांड एंड आपकी कॉस्ट चेंज होती है, फिर भी प्राइस आप चेंज नहीं कर सकते अगर आपके कॉम्पिटिटर ने प्राइस चेंज नहीं किया तो। क्या 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 सर, मेरा कॉस्ट चेंज हो रहा है, मेरी डिमांड चेंज हो रही है, फिर भी मैं प्राइस चेंज नहीं कर सकता अगर मेरा कॉम्पिटिटर प्राइस चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन 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 अगर मेरी कॉस्ट कांस्टेंट है, मेरी डिमांड कांस्टेंट है, ठीक है, मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है प्राइस चेंज करने का, लेकिन अगर कॉम्पिटिटर उसका प्राइस चेंज करता है तो ऑब्वियसली मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो ये था आपका कॉम्पिटिटिव प्राइस। आई होप ये दिमाग में फिट हो गया मैंने क्या बोला है। आपकी प्राइस कॉम्पिटिटर से कम भी हो सकती है, आपकी प्राइस कॉम्पिटिटर से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो प्राइस चेंज कौन से बेसिस पे होगा भाई, कॉम्पिटिटर ने अगर चेंज किया तो आपका प्राइस चेंज होगा, आपकी डिमांड और आपके कॉस्ट से इससे कोई लेना देना नहीं है। ये पॉइंट आपको एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है। इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज गोइंग रेट प्राइसिंग। अच्छा, गोइंग रेट प्राइसिंग का मतलब क्या, मार्केट में जो एवरेज प्राइस है यही प्रोडक्ट का, वो प्राइस आप सेट कर लो। नाउ मार्केट में एवरेज, सपोज 10 मैन्युफैक्चरर है, 10 ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं या सर्विसेज रेंडर करते हैं, तो उनके जो प्राइस है उसका एवरेज ले लीजिएगा, ये आपका प्राइस आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग गोइंग रेट प्राइसिंग। ना फ्रेंड्स, ये कहां पे यूज होता है, तो इन्होंने सेकंड पॉइंट यहां पे दिया हुआ है कि अगर इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू मेजर द कॉस्ट, कॉस्ट कैलकुलेट करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, तो टेंशन ही नहीं है, मार्केट में जो प्राइस है वो प्राइस पे बेच दे भाई, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, ये गोइंग रेट प्राइसिंग में मार्केट में इसका हैम्पर नहीं होगा, मार्केट इससे डिस्टर्ब नहीं होगा, डिसरप्शन ऑफ द मार्केट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो मार्केट का प्राइस है ऑन एन एवरेज वही प्राइस आपने किया। जैसे कि पेनिट्रेशन प्राइसिंग में आप बहुत ही कम प्राइस चार्ज करने वाले हो, तो उसकी वजह से मार्केट डिस्टर्ब हो जाता है। चाइना से जो गुड्स आते हैं फ्रेंड्स, आपको पता है एंटी डंपिंग ड्यूटी वगैरह लगता है, इसी वजह से लगता है, मार्केट डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहां पे अगर आपने मार्केट का ही प्राइस फॉलो किया है ऑन एन एवरेज, तो मार्केट डिस्टर्ब होने का चांस ही नहीं है। नेक्स्ट, कौन से प्रोडक्ट के लिए जनरली ये होता है, फूड के लिए, टेक्सटाइल प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, तो ये आपका प्राइस यूज होगा गोइंग रेट प्राइसिंग। एग्जाम्पल फ्रेंड्स, सपोज सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरर है, थम्स अप, पेप्सी एक्सेट्रा, आप चेक कर सकते हो 300 ml का हर एक का प्राइस जनरली सेम रहता है, ठीक है। आप कुरकुरे वगैरह परचेस करते हो, बालाजी के वेपर्स परचेस करते हो, लेस के वेपर्स परचेस करते हो, आप यू आर अवेयर दैट 10 रुपए का पैक हर एक का अवेलेबल है, ठीक है। तो यही प्राइस गोइंग रेट प्राइसिंग इन्होंने अप्लाई किया है ना फ्रेंड्स। यहां पे फर्म को कोई खुद की प्राइस डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, मार्केट में जो प्राइस है वही उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नाउ यू कैनॉट सेल बिलो मार्केट, अबाउ मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस से बहुत ज्यादा अगर आप बेचेंगे तो प्रॉब्लम होएगा, आपका जो भी कुछ कस्टमर है वो कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा, ठीक है। तो मेन पॉइंट गोइंग रेट प्राइसिंग में ये रहेगा, सेलिंग प्राइस पे कंट्रोल आपका नहीं है, बट यू विल हैव टू कंट्रोल योर कॉस्ट। देयर इज नो कंट्रोल ऑन योर सेलिंग प्राइस। आपका कंट्रोल किस पे होना चाहिए, आपकी जो कॉस्ट है उस पर कंट्रोल होगा, तो ही आप आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड आपको दिया हुआ है सील बीड प्राइसिंग। सील बीड प्राइसिंग का मतलब क्या है फ्रेंड्स, आपको टेंडर सबमिट करना है, ठीक है, जहां पे बीड है, तो यहां पे आपको सील बीड यानी कॉम्पिटिटर को ना पता चलते हुए आप वहां पे टेंडर सबमिट करते हो, आपका जो कोटेशन है, आपकी जो बीड है वो सबमिट करते हैं ना। यहां पे प्राइस डिसाइड करते वक्त पॉइंट क्या है, यू विल हैव टू थिंक, यू विल हैव टू इवैल्यूएट, ठीक है, यू विल हैव टू प्रेडिक्ट आपका जो कॉम्पिटिटर है वो क्या प्राइस चार्ज करेगा, उससे आपको थोड़ा प्राइस कम ही चार्ज करना है, तो ही आपको टेंडर, तो ही आपको ये बीड, तो ही आपको ये जो कोटेशन है वो आपका एक्सेप्ट होने वाला है, अदरवाइज रिजेक्ट होएगा। लोएस्ट वाला एक्सेप्ट होता है ना, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है ये सिचुएशन, ठीक है। क्या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, आपने प्राइस अगर बहुत ही कम चार्ज किया, सपोज यू वांट टू गेट दिस टेंडर, ये जो बीड है ये आपकी एक्सेप्ट होनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली बहुत ही कम प्राइस चार्ज करेंगे। अच्छा, अगर आपने प्राइस कम चार्ज कर दिया तो एक्सेप्टेंस, टेंडर एक्सेप्टेंस का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, लेकिन जो प्रॉफिट मिलने वाला है वो प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है। फिर फ्रेंड्स दूसरे साइड में अगर आपने प्रॉफिट पे ध्यान दिया, प्रॉफिट पे अगर आपने फोकस किया, तो प्रॉफिट ज्यादा चाहिए तो सेलिंग प्राइस ज्यादा हो गया, और अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा हो गया, आपकी बीड अगर ज्यादा हो गई, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, आपको टेंडर नहीं मिलेगा। तो वेरी केयरफुली हियर यू हैव टू डिसाइड द प्राइस। तो फ्रेंड्स सील बीड प्राइसिंग में, सेल बीड प्राइसिंग में आप प्राइस सेट करते वो क्या करेंगे, आपका कॉस्ट एक्सेट्रा कंसीडर करना ही करना है, साथ में आपका कॉम्पिटिटर क्या प्राइस सेट कर सकता है
ध्यान से करना। कम टेंडर कम प्राइस पे सेट कर दिया आपने तो आपको प्रॉफिट कम आएगा, ज्यादा प्राइस पे आएगा तो टेंडर आपका रिजेक्ट हो जाएगा। राइट फ्रेंड्स? ओके, चलिए नाउ एक बहुत ही पपलू मेथड की तरफ चलते हैं, एंड दैट मेथड इज कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड। अच्छा, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड का मतलब फ्रेंड्स एक सिंपल है, जो बहुत ही सारे ट्रेडिशनल कंपनी फॉलो करते हैं, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। अच्छा, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का मतलब क्या है फ्रेंड्स? मैं मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो डिसाइड कर लूंगा, उसमें कुछ प्रॉफिट ऐड कर दूंगा, ये आ जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू माय सेलिंग प्राइस। बहुत ही सिंपल मेथड है, देयर इज नो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला। ठीक है, एनी लोअर लेवल मैनेजर कैन ऑल्सो डिसाइड दिस कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। नो फ्रेंड्स, इसके कुछ एडवांटेज है, सिंपल सिंपल देखते हैं। फ्रेंड्स इसका एडवांटेज है, इट्स अ वेरी फेयर मेथड। अच्छा, फेयर मेथड क्या है कि भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ये फॉलो करता है, ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड यू आर अवेयर दैट यहां पे आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। सेकंड, रिस्क कम करता है। रिस्क किसका? अनसर्टेनिटी ऑफ लॉस is eliminated totally because you are going to sell at the price where you are going to earn some profit. So there is a certainty of profit, there is a certainty of the contribution, hence ये जो risk है वो कम करता है। Okay, next one friends, sometime it consider, ध्यान से सुनिएगा, sometime it consider market factors। अच्छा, मार्केट फैक्टर कंसीडर कैसे करते हैं कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दे देता हूं, आपका जो सेलिंग प्राइस है ये आपने सेट किया 100 रुपीज, 80 रुपीज आपका कॉस्ट था, 20 रुपए का आपका प्रॉफिट था। लेकिन बाद में पता चला कि मार्केट में यही प्रोडक्ट 98 रुपीज में अवेलेबल है, आपका कॉम्पिटिटर ये प्रोडक्ट 98 रुपीज में बेच रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आपका जो प्रॉफिट है वो एडजस्ट करके आप भी प्राइस 98 करेंगे। तो समटाइम इट ऑल्सो कंसिडर द मार्केट फोर्सेस। ठीक है, इसके बाद ये मेथड में और एक एडवांटेज इन्होंने दिया कि भाई बहुत ही सिंपल मेथड है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला यहां पे नहीं है। सो एनी लोअर लेवल मैनेजर कैन ऑल्सो सेट दिस कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। ठीक है, तो एडवांटेजेस समझ गया, फेयर मेथड है, सर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क इज इलिमिनेटेड है, समटाइम इट टेक्स इनटू कंसीडरेशन कंपटीशन, आपका जो प्रॉफिट है वो एडजस्ट होएगा अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिटर्स प्राइस। एंड लास्ट पॉइंट है, सिंपल मेथड है, नॉट अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड एंड नॉट अ कॉस्टली मेथड, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। नाउ फ्रेंड्स, डिसएडवांटेज क्या है? समटाइम इट इग्नोर्स द कॉम्पिटिशन। ठीक है, आप बोलेंगे कैसे? फ्रेंड्स सपोज यही प्रोडक्ट आपने जो 100 रुपीज में सेट किया है, मार्केट में 60 रुपीज में बेचा जाता है, आप फेल हो गए, आपकी कॉस्ट 80 रुपीज है, आप इसके नीचे बेच ही नहीं सकते, और फ्रेंड्स आप 60 के ऊपर बेचेंगे तो आपको बायर मिलेगा ही नहीं। तो समटाइम इट इग्नोर्स द कंपटीशन, ये आपका पहला लिमिटेशन है। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स सबसे पहला तो पॉइंट ये कि कॉस्ट कैलकुलेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड स्पेसिफिक करेक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट प्रिसाइजली एग्जैक्टली कॉस्ट इन एडवांस। कॉस्ट चेंज हो सकता है, प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है, जैसे प्रोडक्शन ज्यादा कर दिया तो आपको कॉस्ट कुछ कुछ कम होता है, बेनिफिट ऑफ मास प्रोडक्शन एक्सेट्रा। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट कॉस्ट इन एडवांस। ठीक है, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि फ्रेंड्स मार्जिनल कॉस्टिंग में जब भी आप डिसीजन लेते हैं, पिछला टॉपिक हमने किया था जैसे कि मेक और बाय डिसीजन, बैलेंस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन डिसीजन, अगर आपको वहां पे याद आ रहा है, मैं एक वर्ड एक सेंटेंस बहुत ज्यादा बार यूज किया है, फिक्स्ड ओवरहेड विच इज एब्सॉर्ब अलोकेटेड चार्ज एपोर्शन ऑलवेज इररिलेवेंट। फिक्स्ड ओवरहेड एब्सॉर्ब अलोकेटेड चार्ज एपोर्शन ऑलवेज इररिलेवेंट है फॉर डिसीजन मेकिंग, क्योंकि आप ये स्पेशल ऑफर, आप ये मैन्युफैक्चर या फिर परचेज करो या मत करो, फिक्स्ड ओवरहेड आपका चेंज नहीं होएगा। लेकिन फ्रेंड तो दिक्कत हो गई ना, यहां पे टोटल कॉस्ट में तो फिक्स्ड ओवरहेड भी कंसीडर किया जाता है। तो इनका कहना यह है कि भाई जब आप डिसीजन लेते हो तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट कंसीडर करो, टोटल कॉस्ट कंसीडर करके फायदा नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इन्होंने दिया कि भाई आपका सेलिंग प्राइस आउटपुट पे डिपेंड है, ठीक है, कैपेसिटी पे डिपेंड है। ठीक है, और फ्रेंड्स एक सिंपल इन्होंने एक विशियस सर्कल के बारे में बात किया है, थोड़ा सिंपल मैं एक्सप्लेन करता हूं। अगर आपको सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है तो उसके लिए ये मेथड के अंदर लगने वाला है कॉस्ट। कॉस्ट इंक्लूड्स ओवरहेड कॉस्ट आल्सो, एंड दैट ओवरहेड कॉस्ट आपको प्रेडिक्ट करने के लिए कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, आपकी जो डिमांड है वो प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एक सिंपल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि सेलिंग प्राइस डिपेंड ऑन कॉस्ट, कॉस्ट इंक्लूड्स ओवरहेड, एंड ओवरहेड का कॉस्ट जैसे कि रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, पावर एक्सेट्रा, सैलरी, ये आपका डिपेंड है कैपेसिटी पे। नाउ फ्रेंड्स कैपेसिटी या फिर डिमांड इज डिपेंड ऑन सेलिंग प्राइस,
मतलब क्या, इट्स अ विशियस सर्कल. सेलिंग प्राइस इज डिपेंडेंट ऑन कैपेसिटी और डिमांड, एंड डिमांड इज डिपेंडेंट ऑन सेलिंग प्राइस. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेट द सेलिंग प्राइस. जैसे कि सेलिंग प्राइस अगर कम रहेगा तो डिमांड ज्यादा रहेगा इलास्टिक प्रोडक्ट में, सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा रहेगा तो डिमांड कम रहेगा, और डिमांड कम ज्यादा हो गया तो ओवरहेड का भी फ्रेंड्स अमाउंट कम ज्यादा होएगा. राइट है, ओवरहेड का बर्डन भी कम ज्यादा यूनिट पे डिस्ट्रीब्यूट होएगा. तो इट्स अ विशियस सर्कल. ये पॉइंट आपका एग्जाम में आना चाहिए. आई होप ये पॉइंट एक्सप्लेनेशन क्लियर है. राइट फ्रेंड्स, चलेगा. सो हियर वी कंप्लीटेड दैट कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, जिस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है. और फ्रेंड्स अभी इसमें एक्सप्लेन क्या करना है. क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर आता है तो सिंपल क्या करेंगे, आपको मटेरियल का इंफॉर्मेशन देंगे, आपको लेबर का इंफॉर्मेशन देंगे, आपको ओवरहेड का इंफॉर्मेशन देंगे. ओवरहेड में दो कैटेगरी देंगे, एक स्पेसिफिक ओवरहेड और एक सर जी कॉमन ओवरहेड, दैट इज एब्सॉर्ब अलोकेटेड चार्ज एंड अपोर्शन. ये कुछ ओवरहेड्स आपको इंफॉर्मेशन देंगे और क्वेश्चन में बोला जाएगा कि 20% ऑन कॉस्ट, 20% ऑन सेलिंग प्राइस, वॉट एवर प्रॉफिट कंपनी अर्न करता है. तो सिंपली आपको करना क्या है फ्रेंड, मटेरियल, लेबर, इंक्रीमेंटल कॉस्ट वगैरह आप ऐड कर देना. ठीक है, आपको प्रॉफिट इसमें ऐड कर देना. ओवरहेड का कॉस्ट भी, यस जो लिमिटेशन है, ओवरहेड का कॉस्ट भी ऐड कर देना. सारे के सारे ओवरहेड यहां पे कंसीडर करते हैं टोटल कॉस्ट अप्रोच में, और प्रॉफिट ऐड कर देना. आपका आ जाएगा सेलिंग प्राइस. ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया. आपके स्टडी मटेरियल भी एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ऐसा है. तो ये इसके आगे एक और पॉइंट इन्होंने ऐड किया था, एंड दैट एक्स्ट्रा पॉइंट इज दैट, अच्छा ये जो सेलिंग प्राइस आप डिसाइड करेंगे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में, वो सेलिंग प्राइस में बहुत ही कम क्वांटिटी बेचा जाता है. फिर आपको अलग अलग, सपोज सेलिंग प्राइस आ गया यहाँ पे 50 रुपए, तो वहां पे आपको दिया जाएगा कि 40 रुपए का सेलिंग प्राइस में क्वांटिटी कितना, 30 रुपए सेलिंग प्राइस क्वांटिटी कितना, 45 में क्वांटिटी कितना, 50 में क्वांटिटी कितना, 60 में क्वांटिटी कितना, एक्सेट्रा 70 में क्वांटिटी कितना. तो सिंपली हर एक ये जो सेलिंग प्राइस है इसका आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिएगा. जहां पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमम है वो एक सेलिंग प्राइस आप सिलेक्ट करेंगे. ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था और सेम क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में. सबसे पहले तो बोला जाता है भाई कॉस्ट प्लस प्राइसिंग से सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर लो, और वो सेलिंग प्राइस आने के बाद आपको बोलते हैं कि जो आपका मार्केटिंग मैनेजर है, वो मार्केटिंग मैनेजर बोलता है कि आप अगर ये सेलिंग प्राइस रखते हो तो इतना क्वांटिटी बेचा नहीं जाएगा, कम क्वांटिटी बेचा जाएगा. फिर आप अगर सेलिंग प्राइस कम ज्यादा करते हैं तो आपकी क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है. तो अकॉर्डिंगली हर एक सेलिंग प्राइस का आप वर्कआउट करेंगे प्रॉफिट कितना है, एंड यू आर गोइंग टू सिलेक्ट दैट सेलिंग प्राइस जहां पे आपका ओवरऑल प्रॉफिट मैक्सिमम आएगा. ओके चलेगा फ्रेंड्स, ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. एंड क्वेश्चन प्रैक्टिकल ऐसा आ सकता है, कंपनी फॉलोज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, कंपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी इज 1 लाख, कंपनी फॉलोज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी इज 1 लाख, एंड 60,000 is present capacity utilization, 40,000 is your idle capacity. Now there is one special order, and that special order is for suppose 10,000 units only. Now company follows its method, that is cost plus pricing. Now कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में फ्रेंड्स मटेरियल था, लेबर था, वेरिएबल ओवरहेड था, फिक्स्ड ओवरहेड था, एक्सेट्रा. ये टोटल कॉस्ट इन्होंने लिया, इसमें इन्होंने कुछ तो भी प्रॉफिट ऐड कर दिया और सेलिंग प्राइस बता दिया. लेकिन जैसे ही आपने ये सेलिंग प्राइस बता दिया, सपोज 10,000 का मटेरियल है, 10,000 का लेबर है, 10,000 का ओवरहेड है, फिक्स्ड ओवरहेड 10,000 रुपीज का है, टोटल कॉस्ट हो गया आई गेस 40,000 रुपीज का, प्रॉफिट सपोज 10,000 का है. ओके, एंड 50,000 का आपने सेलिंग प्राइस बता दिया वो कस्टमर को 10,000 यूनिट्स के लिए. लेकिन कस्टमर बोलता है नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए 50,000 में, मैं ये प्रोडक्ट 35,000 में ले सकता हूं. फिर आपका मैनेजर बोलेगा अगर हम कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड फॉलो करते तो इसका कॉस्ट ही 40,000 है, हाउ वी कैन सेल बिलो कॉस्ट 35,000, और आप ये रिजेक्ट करके आ जाएंगे और गलती करके बैठेंगे. क्या गलती होएगा फ्रेंड्स, अरे फ्रेंड्स इसका कॉस्ट 40,000 नहीं है. आप अगर चेक करेंगे तो मटेरियल रिलेवेंट है, लेबर रिलेवेंट है, वेरिएबल ओवरहेड रिलेवेंट है, फिक्स्ड ओवरहेड इररिलेवेंट है. जो एब्सॉर्ब अलोकेटेड चार्ज अपोर्शन है, आप भाई ये 10,000 एक्स्ट्रा यूनिट मैन्युफैक्चर करो मत करो, आपको फैक्ट्री की रेंट, सैलरी एक्सेट्रा वही जाने वाला है. यानी ये फिक्स्ड ओवरहेड आपने कंसीडर नहीं करना चाहिए था. तो 30,000 रुपए आपकी कॉस्ट आ गई, सामने वाला 35,000 में ले रहा है, फिर भी आप 5,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट अर्न कर सकते हो. तो वहां पे आपको बोला जाएगा कि भाई कमेंट ऑन प्राइसिंग मेथड ऑफ द कस्टमर, सॉरी प्राइसिंग मेथड ऑफ द कंपनी. तो फिर आप बोलेंगे कंपनी फॉलोड कॉस्ट प्लस प्राइसिंग हियर, एंड वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट प्लस प्राइसिंग इज दैट इट इंक्रीमेंटल अप्रोच, यानी डिसीजन मेकिंग के लिए ये रिलेवेंट नहीं है, मार्जिनल कॉस्टिंग के डिसीजन मेकिंग. नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ बैलेंस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. कंपनी शुड हैव कंसीडर ओनली इंक्रीमेंटल कॉस्ट
Fixed overhead, which is absorbed allocated charge apportion, company should have ignored that. So all incremental cost is only 30,000 and the selling price accepted by the customer is 35,000. तो 5,000 का incremental profit आ रहा है. Yes, we'll have to accept this offer. ये आपका आना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, समझ गया. ओके, चलो अभी फ्रेंड्स लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं. अगर आपको याद रहे, हमने वो चार्ट के हिसाब से कर रहे हैं. वो चार्ट में क्या था फ्रेंड्स? सबसे पहले कंपटीशन था, कॉम्पिटिटिव प्राइस था. कॉम्पिटिटिव प्राइस में दो देखा हमने, याद रखना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है. एक्सप्लेन कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग. तो गोइंग रेट प्राइसिंग एक था, सील बीड प्राइसिंग था. गोइंग रेट यानी एवरेज मार्केट का ले लिया. सील बीड में कंपटीशन के हिसाब से कॉम्पिटिटर क्या कॉस्ट लगेगा, उसका प्राइस क्या रहेगा, अकॉर्डिंगली हम लोग कम से कम प्राइस चार्ज करने की कोशिश करेंगे सो दैट वी कैन गेट द टेंडर और कोटेशन. ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमने अब भी कंसीडर किया, दैट इज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड. और लास्ट पॉइंट आपको कंसीडर करना है, एंड दैट लास्ट पॉइंट इज दैट वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग मेथड. ठीक है ना? वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग मेथड में फ्रेंड्स वैल्यू चेन एनालिसिस अगर आपको याद आ रहा है, वैल्यू चेन एनालिसिस में वैल्यू का मतलब क्या है? प्रोडक्ट एक्टिविटी के थ्रू पास होता है. प्रोक्योरमेंट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग एक्सेट्रा, एक एक एक्टिविटी से पास होता है और कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करके जाता है. ना वैल्यू का मतलब क्या है? कस्टमर इज रेडी टू पे. कस्टमर के लिए वो वैल्यूएबल है, इसलिए कस्टमर विल पे फॉर दैट. ठीक है, तो वैल्यू के हिसाब से प्राइस चार्ज करना है. तो सबसे पहला है आपका ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू. ठीक है ना? ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू एकदम सिंपल है. इसमें प्राइस कैसे होएगा? कस्टमर को आप क्या बेनिफिट डिराइव कर रहे हो, डिलीवर कर रहे हो, कस्टमर को आप क्या बेनिफिट डिलीवर कर रहे हो, उसके बेसिस पे टीईवी, ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू, आप चार्ज करेंगे. ठीक है, तो भाई भले ही वो कस्टमर को प्रॉफिट, वो जो बेनिफिट आप दे रहे हो वो रिकॉग्नाइज करता है नहीं करता है, आपसे उसको कोई लेना देना नहीं है. सपोज कुछ मोबाइल में फीचर है, फंक्शन है, वो आप कभी यूज ही नहीं करते. ठीक है, उससे लेना देना नहीं है. आपने क्या क्या वैल्यू ऐड किया हुआ है, अकॉर्डिंगली इसका प्राइस चार्ज करो. टीईवी का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा. फ्रेंड 5 मार्क्स के लिए छोटा क्वेश्चन आ सकता है. टीईवी का वैल्यू इन्होंने दिया है कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव प्लस वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएशन. वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब क्या हुआ है सर? 2 पॉइंट है टीईवी, याद रखना पड़ेगा. टीईवी में 2 पॉइंट कौन सा है? कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, इसका मतलब इसके जैसा ही प्रोडक्ट, सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में कितने रुपीस में बेचा जा रहा है. ठीक है, वो एक प्राइस ले लिया, उसका कॉस्ट ले लिया. ठीक है, एंड प्लस इसमें आपने क्या एडिशन किया, आपने क्या एक्स्ट्रा फीचर दिया, आपने क्या एक्स्ट्रा फंक्शन दिया, उसका भी जो कॉस्ट है वो आपको ऐड कर देना. ये आ गया आपका ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू, टीईवी. अरे भाई झेपा क्या? आपके जो कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट है उसका प्राइस ले लिया, प्लस इसमें हम लोगों ने क्या ऐड कर दिया. अगर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं, एक्स्ट्रा फीचर, एक्स्ट्रा फंक्शन, एक्स्ट्रा क्वालिटी दे रहे हैं, तो उसके लिए हमें जो कॉस्ट लगा है वो हम लोग ऐड करके ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू आ जाएगा. परफेक्ट है बॉस. नेक्स्ट, ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू के बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज परसीव्ड वैल्यू. ओके, इसके जैसा ही है फ्रेंड्स, परसीव्ड वैल्यू. परसीव्ड वैल्यू का मतलब ये है कस्टमर को कितनी वैल्यू लग रही है, कस्टमर कितना विलिंग टू पे है, अकॉर्डिंगली इसकी प्राइस सेट कर दी. कस्टमर को ही पूछा भाई तू ये प्रोडक्ट कितने में परचेस करेगा. ठीक है, तो उसको कितनी वैल्यू है प्रोडक्ट की, अकॉर्डिंगली प्राइस सेट होएगा. ना फ्रेंड्स, प्राइस जो है ये अगर परसीव्ड वैल्यू से थोड़ा कम, प्राइस अगर परसीव्ड वैल्यू कस्टमर जो प्राइस एक्सेप्ट कर सकता है उसके थोड़े नीचे अगर आपने बेचा, और आपके जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड उन्होंने दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के थोड़े ऊपर, परसीव्ड वैल्यू के नीचे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के ऊपर अगर आपने बेचा, तो भाई आपकी क्वांटिटी मैक्सिमम हो सकती है और आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो सकता है. ओके, आई होप ये परसीव्ड वैल्यू कंसेप्ट क्लियर है. तो क्या मैंने एक्सप्लेन किया है परसीव्ड वैल्यू में? ओके, साउंड इज ओके. यस सर, परसीव्ड वैल्यू में क्या मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है? परसीव्ड वैल्यू में कस्टमर कितना रेडी है, विलिंगनेस क्या है कस्टमर का पे करने के लिए. ठीक है, वो एक प्राइस आप डिसाइड कर लो, परसीव्ड वैल्यू उसको बोलते हैं. और प्राइस सेट करते हो थोड़ा सा परसीव्ड वैल्यू से नीचे, एंड आपके जो सीओजीएस है उसके ऊपर अगर आपने प्राइस डिसाइड किया तो क्वांटिटी एंड प्रॉफिट आपका मैक्सिमम हो सकता है. तो आई होप ये एब्सोल्युटली कंसेप्ट दिमाग में फिट हो गया है. क्या मैंने बताया भाई? ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू, उसको ऑब्जेक्टिव वैल्यू भी बोला जाता है, एंड दूसरा परसीव्ड वैल्यू. ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है?
मार्केट में इसका जो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट कितना है, उसकी प्राइस क्या है, वो तो फिक्स है, प्लस आपने अगर कुछ एडिशनल दिया है तो उसका कॉस्ट भी आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा, और परसीव्ड वैल्यू में कस्टमर की विलिंगनेस कितनी है, अकॉर्डिंगली आपने सेलिंग प्राइस किया। ओके, तो ये था आपका परसीव्ड वैल्यू। नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जाते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ऑलमोस्ट सारे थ्योरी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं और इन डिटेल आई एम गोइंग टू डिस्कस। फ्रेंड, सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। ध्यान से सुनना, स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। फ्रेंड, सबसे पहला है रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट। सबसे पहले आपका रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट, दूसरा आपका इवैल्यूएशन प्रोडक्ट, और तीसरा आपका मी टू प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्या आपका मी टू प्रोडक्ट, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं फ्रेंड्स। एक 5 to 6 ईयर बिफोर, ठीक है, ये वर्चुअल लेक्चर, वीडियो लेक्चर, इसमें कुछ भी यानी किसी ने सोचा नहीं था कि वीडियो लेक्चर या फिर वर्चुअल लेक्चर आ सकता है। तो सपोज वी स्मार्ट एकेडमी ने काफी सारे इंडिया में सेंटर स्टार्ट किए, ठीक है, तो ये क्या आ गया, रिवॉल्यूशन आ गया। क्या आ गया, ये रिवॉल्यूशन आ गया। अरे इंडिया की बेस्ट फैकल्टी, इंडिया की बेस्ट फैकल्टी मिल सकती है, ठीक है। तो जो छोटे छोटे सिटीज है जहां पे फैसिलिटी नहीं था, टीचिंग वगैरह नहीं था वहां पे, यानी कोचिंग क्लासेस अवेलेबल नहीं था, उन स्टूडेंट के लिए ये बेस्ट हो गया। तो सबसे पहले क्या, ये तो रिवॉल्यूशन हो गया। लाइव लेक्चर में जो लेक्चर है वो रिकॉर्ड कर दिए, और वो रिकॉर्ड किए हुए लेक्चर वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, या फिर सैटेलाइट के थ्रू वॉटएवर वो लेक्चर दे दिए। तो ये क्या आ गया, टीचिंग इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन आ गया, ठीक है, कुछ नया प्रोडक्ट आ गया, एक नया वैल्यू क्रिएट किया है, ठीक है। तो रिवॉल्यूशन में फ्रेंड्स प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट था ही नहीं पहले, ये रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट है। तो फ्रेंड्स इन सच सिचुएशन यू कैन चार्ज अ प्रीमियम प्राइस, ज्यादा प्राइस पे आप गुड्स बेच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट। रिवॉल्यूशनरी हो गया, एक नया प्रोडक्ट आया है, तो आप प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हैं। इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट का मतलब फिर आगे जाके क्या हुआ फ्रेंड, प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, आगे जाके क्या हुआ फ्रेंड्स। अब ये सेंटर्स के थ्रू लेक्चर जा रहे थे, तो स्टूडेंट लोगों को सेंटर पे आना पड़ रहा था, ठीक है। रिकॉर्डेड ही लेक्चर था सेंटर के थ्रू, ठीक है, वहां पे बैच बनता था, 10-20-100 स्टूडेंट का बैच बनता था और लेक्चर रन होता था। फिर अभी सीए फाइनल के स्टूडेंट को ये आर्टिकलशिप में फ्रेंड्स जाना पड़ता है, आउट स्टेशन ऑडिट या फिर वॉट एवर द रीजन। तो इन्होंने सोचा अरे अभी क्या करें, ये तो वीडियो लेक्चर है, चलो ठीक है, अगर हमें ये घर पे मिल जाए तो और बेहतर होगा। तो वी स्मार्ट एकेडमी में उसके बाद पेन ड्राइव लेके आ गए, ठीक है, मार्केट में क्या आ गया, इसका पेन ड्राइव वगैरह आ गए। अच्छा, अगर पेन ड्राइव आ गया तो क्या इवोल्यूशन हुआ है, क्यों इवोल्यूशन हुआ है, ऑलरेडी वीडियो लेक्चर थे पहले, बस थोड़ा सा मोड उसका चेंज हुआ है। तो इसको हम लोग बोलेंगे इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट। जो ऑलरेडी अवेलेबल था प्रोडक्ट, उसमें हमने थोड़े से चेंजेस किए। तो यहां पे प्राइस डिसाइड करते हुए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो, कॉम्पिटिटर का जो प्राइस है उसके बेसिस पे और डिमांड के बेसिस पे प्राइस आपको डिसाइड करना है। ये आपका इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, यानी प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में था, प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में था, उसमें आपने थोड़ा सा इवोल्यूशन लेके आया, कुछ एडिशनल फंक्शन, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स आपने चेंज कर दिया, ये हो गया इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट। एंड नेक्स्ट वन अब है मी टू प्रोडक्ट। अच्छा जी, मी टू प्रोडक्ट का मतलब क्या है फ्रेंड्स, अभी मार्केट में एज यू आर अवेयर दैट अभी मार्केट में जो भी कोई अब एससीएमपी के 100 प्रोफेसर रहेंगे जो ये लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है, जीएसटी, टैक्स, हंड्रेड्स ऑफ टीचर प्रोफेसर के लेक्चर अवेलेबल है। ओके, तो अब क्या हो गया फ्रेंड्स, मी टू प्रोडक्ट, ठीक है। कुछ साल तक यानी 2-3 साल पहले तक फ्रेंड्स कंपटीशन बहुत ही कम था, मार्केट में बहुत ही कम प्लेयर थे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मी टू, मैं भी और कोई, अभी एससीएमपी के लिए 100 फैकल्टीज है। तो ऐसे सिचुएशन में अभी कंपटीशन बढ़ गया, मी टू प्रोडक्ट का प्राइस, यानी उन्होंने ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया तो मैं भी ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करता हूं, मेरे कॉम्पिटिटर ने ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया तो मैं भी लॉन्च करता हूं, उसने किया मैंने भी किया, तो ये आ गया आपका मी टू प्रोडक्ट। और मी टू प्रोडक्ट में फ्रेंड्स प्राइस डिसाइड करते हो, मार्केट डिसाइड करने वाला है प्राइस, कॉम्पिटिशन प्राइस डिसाइड करेगा, क्योंकि आप नया कुछ नहीं लेके आ रहे हो, आप कॉपी किया हुआ है। तो आई होप ये पॉइंट आपके दिमाग में फिट हो गया। कौन से पॉइंट मैंने आपको बताए फ्रेंड्स, जल्दी से। रिवॉल्यूशन आया, नया कुछ तो भी लेके आ गया, इवोल्यूशन वही प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस लाए, तो उसमें प्राइस कैसे करना है दिया है यहां पे, और मी टू प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस आपको अप्लाई करना है। चलिए अब फ्रेंड्स दो खूंखार इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग कवर कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा।
दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग एंड स्कीमिंग प्राइसिंग। और पेनिट्रेशन पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। नाउ फ्रेंड ध्यान से सुनिएगा, पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब टू पेनिट्रेट, मतलब टू एंटर इनटू द सिस्टम। एट द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट बहुत ही कम प्राइस चार्ज करेंगे, और जैसे प्रोडक्ट पॉपुलर हो जाएगा ग्रेजुअली यू आर गोइंग टू इंक्रीज द प्राइस। रिलायंस जियो इंट्रोडक्शन पे बहुत ही कम प्राइस था या फिर फुकर दे दिया था, ठीक है, और ग्रेजुअली दे आर गोइंग टू इंक्रीज द प्राइस। अब आप चेक कर सकते हो कि जब फ्री मिल रहा था काफी लोगों ने स्विच कर दिया वोडाफोन आइडिया से, ये जो जियो में इन्होंने स्विच कर दिया, लेकिन आप थोड़ी फ्री है। अगर आप इसका टैरिफ चेक करेंगे तो कॉम्पिटिटिव प्राइस है अभी, या फिर ज्यादा ही प्राइस है एज कंपेयर टू, लेकिन अभी उन्होंने आदत डाल दिया। तो ये था आपका पेनिट्रेशन प्राइसिंग, स्टार्टिंग में प्राइस कम रहेगा और ग्रेजुअली आर गोइंग टू इंक्रीज द प्राइस। तो फ्रेंड्स कौन से सिचुएशन में पेनिट्रेशन प्राइसिंग यूज होगा, ठीक है, यहां पे ही कंप्लीट करके जाइएगा, बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स अगर आपके प्रोडक्ट का इलास्टिक डिमांड है, अच्छा इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या, प्राइस अगर कम रहेगा तो डिमांड ज्यादा रहेगा, प्राइस ज्यादा रहेगा तो डिमांड कम रहेगा, ऐसा अगर प्रोडक्ट है तो इसके लिए आप पेनिट्रेशन प्राइसिंग अप्लाई करो, तो कम प्राइस पे आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, मैक्सिमम क्वांटिटी आप बेच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, सेकेंड पॉइंट है कहां पे अप्लाई होगा पेनिट्रेशन प्राइसिंग, देयर इज इकोनॉमी ऑफ स्केल, बेनिफिट फ्रॉम मास प्रोडक्शन अगर रहेगा तो आप पेनिट्रेशन प्राइसिंग यूज कीजिएगा। मतलब ये हुआ ज्यादा क्वांटिटी में अगर मैन्युफैक्चर करेंगे तो फ्रेंड मटेरियल में जो भी कुछ है आपको डिस्काउंट मिलेगा, बराबर है फ्रेंड, या फिर फ्रेंड्स वर्कर का लर्निंग इफेक्ट अप्लाई होगा, तो ऐसे सिचुएशन में भी आप फॉलो कर सकते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग, राइट फ्रेंड्स। नेक्स्ट सिचुएशन, जी हाँ फ्रेंड्स, अगला सिचुएशन कवर करते हैं कि फ्राइटन ऑफ कंपटीशन। अच्छा कंपटीशन फ्राइटन ऑफ का मतलब ये हुआ, ये मेथड को स्टे अवे प्राइसिंग भी बोलते हैं। आप इतना कम प्राइस चार्ज करें तो कंपटीशन रहेगा ही नहीं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्राइटन ऑफ द कंपटीशन, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल है ये अगर छोटा है तो, सॉरी लॉन्ग, नॉट छोटा, लॉन्ग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल देखा ना, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, अगर बड़ा लाइफ साइकिल है तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग यूज करो, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे। अगर प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल छोटा है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर आपने पेनिट्रेशन प्राइसिंग यूज किया तो प्रॉफिट जब तक अर्न करेंगे तब तक तो प्रोडक्ट मार्केट से बाहर निकल जाएगा, ओके। तो प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल है वो अगर लॉन्ग ड्यूरेशन का है तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग यूज होगा, ठीक है। तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग का क्या स्ट्रेटेजी है, इंट्रोडक्शन पे कम प्राइस रहेगा और ग्रेजुअली आर गोइंग टू इंक्रीज द प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट वन, कौन सा सिचुएशन में अप्लाई होगा, सबसे पहला सिचुएशन आपको दिया है कि इकोनॉमी ऑफ स्केल है, इसके बाद नेक्स्ट है प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो इलास्टिक है, कंपटीशन फ्राइटन ऑफ होगा, कॉम्पिटिटर एंटर नहीं होगा, और नेक्स्ट प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल अगर लॉन्ग ड्यूरेशन का रहेगा तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग आपको यूज करना है, राइट फ्रेंड्स। तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, अब तक तो आपके न्यू सिलेबस में नहीं पूछा है लेकिन आ सकता है, आपको बोला जाएगा मटेरियल लेबर वगैरह दो तीन लेबर ओवरहेड्स वगैरह दिया जाएगा, और क्वेश्चन में बोला जाएगा व्हाट मिनिमम प्राइस कंपनी शुड चार्ज व्हेन द प्रोडक्ट इज न्यू, व्हाट मिनिमम प्राइस कंपनी शुड चार्ज द प्रोडक्ट इज वेल एस्टेब्लिश, वर्डिंग इज मिनिमम प्राइस। तो ध्यान से सुनिएगा, मिनिमम प्राइस पे हाईलाइट कर देने का, मिनिमम प्राइस कहां पे रहता है, ये पेनिट्रेशन प्राइसिंग में। तो कम से कम कितना, एट द इंट्रोडक्शन कम से कम वेरिएबल कॉस्ट आप रिकवर करेंगे, एंड व्हेन द प्रोडक्ट बिकम पॉपुलर कम से कम कितना वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट आपको रिकवर करना पड़ेगा। तो टेबल में सिंपल क्या करना है, व्हेन द प्रोडक्ट इज न्यू, मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड इन सबका एडिशन कर लो, ये कम से कम प्राइस आपको चार्ज करना है। एंड फ्रेंड्स व्हेन द प्रोडक्ट इज वेल एस्टेब्लिश इन द मार्केट, आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, यू आर गोइंग टू कंसीडर ऑल वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट ऑल्सो। तो ये आ गया आपका व्हेन द प्रोडक्ट इज वेल एस्टेब्लिश में प्राइस, ठीक है। मिनिमम बोला है तो आप बोलेंगे प्रॉफिट कम अर्न करने का, बॉस आई एम यूजिंग द वर्ड मिनिमम प्राइस, कम से कम वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, ऑब्वियसली प्रॉफिट अर्न करेंगे ही करेंगे। इसके एग्जैक्टली अपोजिट है फ्रेंड्स स्कीमिंग प्राइसिंग, एग्जैक्टली अपोजिट, एट द इंट्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा प्राइस चार्ज कर दो, और जैसे प्रोडक्ट पॉपुलर होगा कॉम्पिटिटर आएगा और उसका जो प्राइस है वो ऑब्वियसली धीरे धीरे कम होते जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका स्कीमिंग प्राइसिंग। कौन से सिचुएशन में स्कीमिंग प्राइसिंग अप्लाई होगा, सबसे पहला है द प्रोडक्ट इज हैविंग इनइलास्टिक डिमांड, प्रोडक्ट इज हैविंग इनइलास्टिक डिमांड, ध्यान से सुनिएगा, प्रोडक्ट इज हैविंग इनइलास्टिक डिमांड, ठीक है, यानी वेल्दी पीपल को अट्रैक्ट करने के लिए ये स्कीमिंग प्राइसिंग रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहां पे ये अप्लाई करना है फ्रेंड्स, एट द इंट्रोडक्शन हेवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज देयर, एट द इंट्रोडक्शन हेवी मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज देयर, तो जल्दी से ये जो पैसा है ये बनना चाहिए, पेबैक पीरियड अगर कम होना चाहिए, तो यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस स्कीमिंग प्राइसिंग, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो, तो और स्टार्टिंग में कैसा है, आपने नया फैक्ट्री डाला है, नया मशीनरी एक्स्ट्रा डाला है, तो वहां पे आपको पैसा लगा हुआ है,
मार्केटिंग बहुत ज्यादा करना है, पैसा ब्लॉक हो चुका है, तो जल्दी से फाइनेंस होना चाहिए। दैट्स व्हाई यू गोइंग टू फॉलो दिस स्कीमिंग प्राइसिंग। ज्यादा प्राइस चार्ज करो तो ज्यादा प्रॉफिट ले लो स्टार्टिंग में, ठीक है ना फ्रेंड्स। यहां पे अगला पॉइंट दिया है कि ये स्कीमिंग प्राइसिंग कब फॉलो करेंगे कि प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल है वो शॉर्ट ड्यूरेशन का है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन है, जल्दी आपको मार्केट के बाहर जाने वाले हो तो भाई प्राइस ज्यादा चार्ज कर दो और बाद में प्राइस कम होएगा। जैसे कि मोबाइल फोन स्टार्टिंग में प्राइस बहुत ज्यादा रहता है और जैसे से फ्रेंड सेल बढ़ते जाता है वो प्राइस थोड़ा थोड़ा कम होते जाता है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में यू आर गोइंग टू फॉलो द स्कीमिंग प्राइसिंग। कहां कहां पे अप्लाई करेंगे स्कीमिंग प्राइसिंग? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल शॉर्ट ड्यूरेशन का है, प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो इनलास्टिक है, यहाँ पे कॉम्पिटिटर तो कॉम्पिटिशन तो आएगा ही आएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था यहाँ पे कि जब इंट्रोडक्शन में बहुत ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो चुका है या फिर आपका मार्केटिंग का एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया तो वो फाइनेंस करने के लिए यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस, राइट फ्रेंड्स। चलिएगा फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे, बस खत्म होते आगे कंसेप्ट। रिसेशन के अंदर फ्रेंड्स, रिसेशन के अंदर आपको मैन्युफैक्चर करना है, रिसेशन के अंदर आपको सेल करना ही करना है, लेकिन थोड़े कम प्राइस पे आप सेल करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स एटलीस्ट मार्जिनल कॉस्ट तो भी रिकवर करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर आप बेचेंगे रिसेशन में। अब रिसेशन में बेचना, इसका कुछ फायदा भी इन्होंने दिया हुआ है। अब बोलेंगे सर रिसेशन है वैसे भी तो हम लोग क्यों मैन्युफैक्चर करें, कॉस्ट के नीचे हम लोग बेच रहे, फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं हो रहा है फिर भी हम लोग बेच रहे। लेकिन इसका कुछ इन्होंने इंपॉर्टेंट लॉजिक भी बोला कि रिसेशन में भी आप बेचो, ठीक है। क्यों? सबसे पहला पॉइंट इन्होंने दिया कि अगर आपके स्किल्ड वर्कर है और अगर आप फैक्ट्री शटडाउन करते हो टेम्पररीली तो वो स्किल्ड वर्कर किसी और जगह पे लग जाएंगे, तो वापस से स्किल्ड वर्कर लेके आना बहुत डिफिकल्ट रहेगा। अदरवाइज क्या है, अनस्किल्ड वर्कर लेके आओ, उनको ट्रेनिंग दो एक्सेट्रा, वही वापस से प्रॉब्लम रहेगा। तो दैट्स व्हाई स्किल्ड वर्कर को इंटैक्ट रखने के लिए हम लोग, चलो रिसेशन है, कम प्राइस कम डिमांड है, फिर भी हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, आपका जो मशीनरी एक्सेट्रा वो डेटोरिएट नहीं होना चाहिए, तो चलो रनिंग में रहना चाहिए, इसलिए भी आप मैन्युफैक्चर करेंगे। कभी कभी आइडल मशीन रहता है तो जल्दी ज्यादा डेप्रिसिएट हो जाता है, तो वो वर्कआउट करने के लिए। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पॉइंट बोला कि आपका बिजनेस कॉम्पिटिटर के पास नहीं जाना चाहिए, आपके कस्टमर कॉम्पिटिटर के पास नहीं जाना चाहिए, इसलिए आप थोड़ा बहुत ये कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और एक और सिचुएशन है, जल्दी से जब भी मार्केट फिर बूम आ जाएगा या फिर ग्रो होएगा तो हमारे लिए कोई दिक्कत जाएगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग तो रेडी थे, हम लोग ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर ही रहे थे, तो वो अपॉर्चुनिटी आप जल्दी से ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। तो रिसेशन के अंदर भी मैन्युफैक्चर करेंगे, इसके 4 पॉइंट है। क्यों? सबसे पहले तो स्किल्ड वर्कर है, उनको इंटैक्ट रखने के लिए, कभी कभी डेप्रिसिएशन ज्यादा होता है अगर आइडल रहेगा, तो इसलिए हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हमारा बिजनेस कॉम्पिटिटर के पास शिफ्ट नहीं होना चाहिए, हमारे कस्टमर नहीं जाने चाहिए, इसलिए आप कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट पॉइंट है कि बिजनेस कंडीशन जब इंप्रूव होएगा जल्दी से हम लोग वो कैच कर सकते हैं, तो इसके लिए वी आर गोइंग टू कंटिन्यू ड्यूरिंग द रिसेशन। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, दैट इज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, कि हम लोग मार्जिनल कॉस्ट के नीचे कब बेचेंगे, यानी वेरिएबल कॉस्ट के नीचे भी बेचना है, तो ऐसा कब होएगा, ऐसे कौन से सिचुएशन में जहां पे हम लोग मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट के नीचे बेचेंगे? सबसे पहले प्रोडक्ट इज पेरिशेबल, आपको पता है कि भाई ये प्रोडक्ट खराब होने वाला है, जो पैसा है चल बेच दे। नेक्स्ट वन, डिसकंटिन्यूड प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इज डिसकंटिन्यू, ये प्रोडक्ट अवेलेबल यानी मार्केट से चला गया है, तो जो बचा कुछ स्टॉक है डिसकंटिन्यूड प्रोडक्ट का वो डिफेक्टेड प्रोडक्ट है, इसलिए भी हम लोग कम प्राइस पे सपोज बेच देते हैं। नेक्स्ट वन फ्रेंड्स, पेनिट्रेट करने के लिए, ठीक है, टू अट्रैक्ट द न्यू कस्टमर, पेनिट्रेट करने के लिए थोड़ा कम प्राइस पे बेच दिया, ठीक है। नए मार्केट में एंटर कर रहे हो, नए सेगमेंट में एंटर कर रहे हो, नए एरिया में, जियोग्राफिकल एरिया में एंटर कर रहे हो, तो भी आप सपोज कम प्राइस चार्ज कर दिया। हमने देखा था शटडाउन के वक्त भाई कि शटडाउन में नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन भी है, शटडाउन में नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन भी है कि भाई कंपनी का गुडविल एक्सेट्रा लॉस होगा, चलो ठीक है शटडाउन है, शटडाउन नहीं करना चाहिए, इसलिए हम लोग कंटिन्यू करते, जितना पैसा है उतना हम लोग रिकवर करेंगे। तो नए मार्केट में एंटर किया शटडाउन की कॉस्ट अवॉइड करने के लिए, ठीक है। फ्यूचर में मार्केट ग्रो होने वाला है, इसके लिए भी हम लोग कभी कभी पेरिशेबल प्रोडक्ट है, डिसकंटिन्यूड प्रोडक्ट है, ठीक है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, या फिर हमारे मेन प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री कोई प्रोडक्ट दे दिया, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग कर सकते हैं, बिलो मार्जिनल कॉस्ट बेच सकते हैं। ओके, एक इंपॉर्टेंट चार्ट है, इंपॉर्टेंट स्टेप है, ओके, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के रिलेटेड है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जी हाँ, प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, ठीक है।
स्कीमिंग प्राइसिंग फॉलो कर सकते हैं या पेनिट्रेशन प्राइसिंग फॉलो कर सकते हैं? पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्कीमिंग प्राइसिंग, और 4 स्टेजेस है: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। ओके, इंट्रोडक्शन फेज में अगर स्कीमिंग प्राइसिंग है तो बहुत ही ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे। ठीक है, क्यों ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे? हेवी कैपिटल एक्सपेंडिचर, हेवी मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज देयर एट द इंट्रोडक्शन फेज, तो इसलिए हम लोग ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे। ग्रोथ फेज में थोड़ा प्राइस कम करेंगे, और ज्यादा फ्रेंड्स मार्केट में कैप्चर होना चाहिए, तो और ज्यादा पेनिट्रेट होना चाहिए, तो थोड़ा प्राइस कम कर दिया। मैच्योरिटी फेज में भाई कॉम्पिटिटर आने वाला है, तो कॉम्पिटिटर के हिसाब से हम लोग प्राइस चार्ज करेंगे। डिक्लाइन फेज, अच्छा डिक्लाइन फेज में बहुत ही प्राइस में कट, यानी कट करना पड़ेगा हमें प्राइस। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्कीमिंग प्राइसिंग में। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा प्राइस था इंट्रोडक्शन पे, ग्रोथ और मैच्योरिटी फेज में प्राइस थोड़ा थोड़ा हमने कम कर दिया। मैच्योरिटी फेज में कंपटीशन की वजह से प्राइस कॉम्पिटिटर का फॉलो करना पड़ेगा, और जो डिक्लाइन फेज है, डिक्लाइन फेज में बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक डिस्काउंट हमें देना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा प्राइस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग में क्या रहेगा फ्रेंड्स? जल्दी से मार्केट सिक्योर करने के लिए, डिमांड जल्दी से अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए स्टार्टिंग में बहुत ही कम प्राइस चार्ज कर दिया। ठीक है, इससे क्या होगा? हमारा सेल बढ़ेगा, मार्केट हक का शेयर हमारा बढ़ेगा। इसके बाद इन्होंने ग्रोथ फेज में ऐसा कुछ नहीं बोला है, क्योंकि पेनिट्रेशन प्राइसिंग का एम ही वही है, हमारा डिमांड बढ़ना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो मैच्योरिटी फेज है, उसमें बोला कि रिटेन हायर प्राइसेस। ठीक है, रिटेन हायर प्राइसेस। एंड लास्ट है आपका जो एकदम लास्ट डिक्लाइन फेज है, यहां पे आपको प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा। तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग में स्टार्टिंग में कम प्राइस है, और बाद में ग्रेजुअली आपने प्राइस है वो इंक्रीज किया। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिएगा, एग्जाम के पहले रिवाइज करना है। ओके चलिएगा फ्रेंड्स, बस खत्म होते आ गया फ्रेंड्स। प्राइस एडजस्टमेंट पॉलिसीज। ओके, अब ये तो डिस्कस करने जैसा नहीं है। प्राइस एडजस्टमेंट पॉलिसी में डिस्काउंट कहां कहां पे मिलता है भाई? डिस्ट्रीब्यूटर का डिस्काउंट है, रिटेलर का डिस्काउंट है, होलसेलर का डिस्काउंट है, एक्सेट्रा। तो इनका डिस्काउंट, डीलर का डिस्काउंट है, तो ये डिस्काउंट मिलने वाला पहला। दूसरा इन्होंने बोला क्वांटिटी डिस्काउंट, बल्क कस्टमर है ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, रिटेल कस्टमर है कम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बोला हुआ है नेक्स्ट कैश डिस्काउंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट अगर किसी ने किया तो डिस्काउंट मिलेगा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया। ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यानी क्या? हर एक कस्टमर के लिए आपने अलग अलग प्राइस चार्ज किया, ऊपर हमने चेक किया है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से भी हमारा प्राइस जो भी कुछ प्राइस है उसमें डिफरेंस आ सकता है। नेक्स्ट वन, लास्ट पॉइंट है जियोग्राफिक प्राइसिंग। ठीक है, जियोग्राफिक प्राइसिंग, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के हिसाब से आप अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हो। क्या है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के हिसाब से आप अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हो, राइट फ्रेंड्स? चलेगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू प्राइसिंग डिसीजन। आपके स्टडी मटेरियल में एक छोटा सा चार्ट है, इसका कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है ये इन्होंने दिया हुआ है। तो पहला स्टेप है भाई, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, या मार्केटिंग का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर प्राइसिंग पॉलिसी क्या रहेगा, कौन से मार्केट को टारगेट करना है वो सेट करो। फिर कॉस्ट कैलकुलेट करो, कॉस्ट क्या रहेगा, स्ट्रक्चर क्या रहेगा। कस्टमर की डिमांड चेक करो, कॉम्पिटिटर क्या प्राइस चार्ज कर रहा है, कॉम्पिटिटर का क्या पोजीशन है वो चेक करो। देन फाइनली सिलेक्ट द प्राइसिंग मेथड एंड सिलेक्ट द स्पेसिफिक प्राइसिंग। अब प्राइसिंग मेथड, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग आपने सिलेक्ट किया, उसमें दो था एज यू आर अवेयर दैट, सील बीट प्राइसिंग था और गोइंग रेट प्राइसिंग था, तो वो आपको फॉलो करना है। तो नॉट सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये जस्ट स्टेप है। चलेगा फ्रेंड्स, सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेंसिटिविटी एनालिसिस इन प्राइसिंग डिसीजन। ठीक है, ऑलरेडी ये पॉइंट डिस्कस हो चुका है। सेंसिटिविटी ऊपर देखा था ना सर, बायर का सेंसिटिविटी कम ज्यादा कैसे रहेगा, प्रोडक्ट का डिफरेंशियल अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, अगर कस्टमर को अवेयर ही नहीं है तो सेंसिटिविटी कम रहेगा। इनकम एक्सेट्रा, वो सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए है, तो उसका ही आगे का पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, आपको बैलेंस करना पड़ेगा, कॉस्ट एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट कंडीशन के हिसाब से प्राइस आपको बैलेंस करना पड़ेगा। नाउ फ्रेंड्स, इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से प्राइस चेंज हो सकता है। विद इन द कंपनी रहेगा तो इंटरनल फैक्टर, और
बियॉन्ड द कंपनी रहेगा तो एक्सटर्नल फैक्टर। अब एक्सटर्नल क्या है, मार्केट का डिमांड चेंज हो गया, एक्सटर्नल फैक्टर। कंपटीशन के हिसाब से कॉम्पिटिटर का प्राइस चेंज हो गया, एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन हो गया, ठीक है। तो इसके ये एक्सटर्नल फैक्टर है जिसके वजह से आपका सेंसिटिविटी रहेगा प्राइस में। अब इंटरनल क्या है, कैपिटल आउटले क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर कितने हैं, आपका प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, मार्केटिंग कॉस्ट क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट एक्सेट्रा, ये आपके इंटरनल फैक्टर है जिसकी वजह से प्राइस सेंसिटिव हो सकता है, कम ज्यादा प्राइस हो सकता है। ओके, एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन इज प्राइसिंग इन केस ऑफ सर्विसेज। इशू क्या है फ्रेंड्स, 4 इशू है सर्विस सेक्टर का प्राइस कैलकुलेट करते हो। सबसे पहला इशू विल हैव टू डिस्कस दैट कि फ्रेंड्स अगर आप अलग अलग सर्विस दे रहे हो, सेम सर्विस हर एक को नहीं दे रहे हो, यूनिक सर्विस हर एक को नहीं दे रहे हो, कस्टमाइज सर्विस अगर दे रहे हो तो अलग अलग प्राइस चार्ज करना पड़ेगा, वहां पे दिक्कत आएगा। जैसे कि अगर आप 2 व्हीलर सर्विसिंग के लिए लेके जाते हो तो किसी का ब्रेक फेल है, किसी का ऑयल लीकेज है, किसी का एवरेज का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अलग अलग प्रॉब्लम हो सकता है, अलग अलग सर्विस आपको देना पड़ता है, तो अलग सर्विस के लिए अलग प्राइस आपको चार्ज करना है। तो फ्रेंड्स अगर डिफरेंटली सर्विस दे रहे हो हर एक को तो प्राइस कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। सेकेंड पॉइंट इन्होंने दिया है कि प्राइस क्यों इनका डिफिकल्ट है, कि सेकेंड पॉइंट इज दैट कभी कभी बायर को भी कॉस्ट बेयर करना पड़ता है, बायर का भी पार्टिसिपेशन रहता है, ठीक है। बायर का भी पार्टिसिपेशन रहता है, यानी कुछ पोर्शन सर्विस का आपका बायर ही कंप्लीट कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में प्राइस कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है, क्योंकि वो जो बायर है जो सर्विस आपकी ले रहा है उसकी कॉस्ट आपको प्रेडिक्ट करना है सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करते हो, क्योंकि उतना कम करना पड़ेगा ना आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने तीसरा पॉइंट दिया हुआ है कि गवर्नमेंट कभी कभी ये सर्विस सेक्टर का प्राइस डिसाइड कर लेता है। हेल्थ, एजुकेशन, अब जैसे कि कोरोना कोविड चल रहा है, गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स कर दिया कि भाई हॉस्पिटल लोगों को बेड का या फिर ये कोरोना टेस्ट का जो प्राइस है वो लिमिट रखना पड़ेगा। एजुकेशन है, अभी सपोज दिल्ली है या फिर बड़े बड़े सिटीज है, यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि ज्यादा प्राइस नहीं चार्ज करना है, एट पार सब लोगों ने प्राइस चार्ज करना है। ट्रांसपोर्टेशन का प्राइस सपोज गवर्नमेंट चार्ज करता है, तो अगर गवर्नमेंट प्राइस चार्ज करे तो आप इसमें प्राइस में कैसे कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो ये इशू हो गया सर्विस सेक्टर को, ठीक है। एंड लास्ट वन, कभी कभी प्राइस डिसाइड करते वक्त एक कलेक्टिवली प्राइस डिसाइड होता है पूरे इंडस्ट्री का, कलेक्टिवली प्राइस डिसाइड होता है पूरे इंडस्ट्री का, ठीक है। तो इन्होंने एक एग्जांपल दे दिया है फ्रेंड, ट्रेड एसोसिएशन हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, ठीक है। तो वो उन्होंने अगर प्राइस डिसाइड कर दिया तो प्रॉब्लम हो गया। जैसे कि सीए इंस्टीट्यूट ने एक आपको आपके बॉस के पास अगर आपको पता रहेगा कि एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि मिनिमम फीस कितना चार्ज करना है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, उन्होंने बोल दिया कि इनकम टैक्स रिटर्न का मिनिमम 2000 लेना चाहिए, जीएसटी रिटर्न का मिनिमम 1000 लेना चाहिए, एक्सेट्रा। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे प्राइस फिक्स कर दिया है तो आपका कुछ भी रोल नहीं ना उसमें प्राइस फिक्स करते वक्त। तो ये 4 सिचुएशन है जिसकी वजह से सर्विस सेक्टर को प्राइस डिसाइड करना डिफिकल्ट है। सबसे पहला मैंने बताया कि भाई अलग अलग अगर सर्विस दे रहा है हर एक कस्टमर को, कस्टमाइज सर्विस दे रहा है तो प्राइस डिसाइड करना डिफिकल्ट है, ठीक है। फ्रेंड सेकंड पॉइंट अगर बोला कि कस्टमर का भी कॉस्ट लगने वाला है, कस्टमर पार्टिसिपेशन करना है, कुछ पोर्शन कस्टमर उसका खुद का कंप्लीट करने वाला है कॉस्ट, तो प्राइस डिसाइड करना डिफिकल्ट है। गवर्नमेंट ने अगर प्राइस सेट कर दिया तो आप चेंज नहीं कर सकते, आपके और ट्रेड एसोसिएशन ने प्राइस डिसाइड किया कलेक्टिवली, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये आपके इश्यूज है, राइट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक मैंने कवर किया हुआ है, ठीक है। एग्जाम के पहले फ्रेंड्स देखिए 1 घंटा 10 मिनट या 15 मिनट वॉट एवर, इसमें ये जो लेक्चर है ये हमने कंप्लीट किया है, ठीक है। 1 आवर 20 मिनट समथिंग एग्जाम के पहले देख लेना, थोड़ा फास्ट 1.3 स्पीड वगैरह देख लिया तो ये आपका 40-50 मिनट्स में भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैंने हर एक कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। सो 100% बोलता हूँ ये आप लेक्चर 2 बार तो भी एटलीस्ट देखिएगा, अभी 1 बार देख लीजिएगा और एग्जाम के एग्जैक्टली 1 दिन पहले ये देख लीजिएगा, क्योंकि ये पूरा की पूरा प्रिडोमिनेंटली थियरी टॉपिक था, राइट फ्रेंड्स। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हियर वी कंप्लीटेड द फर्स्ट मॉड्यूल
ठीक है, 7 कंसेप्ट, 7 टॉपिक हमने पूरा की पूरा स्टार्ट टू एंड कंप्लीट कर लिया। ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट। ठीक है, उसको थोड़ा कम टाइम लगता है सेकंड पार्ट में। ठीक है, जैसे कि आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है या ट्रांसफर प्राइसिंग है, ये हाफ ओवर 45 मिनट्स के लेक्चर है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड टेक केयर।